नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सीरीज में हम चर्चा करेंगे वर्किंग क्लास पर। मतलब उसका स्ट्रक्चर, ग्रोथ और क्लास मोबिलाइजेशन कैसे होता है। तो आज हम भारत के श्रमिक वर्ग यानी वर्किंग क्लास के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे बना, इसका विकास कैसे हुआ और सबसे ज़रूरी, इसमें क्लास मोबिलाइजेशन मतलब सामूहिक रूप से अपने हक के लिए संगठित होने की प्रक्रिया कैसे चलती है। ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत जैसे देश में ये सब कैसे हुआ। बिल्कुल। और देखिए, भारत का मामला शुरू से ही थोड़ा पेचीदा रहा है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी वो मल्टी स्ट्रक्चरल है। मतलब यहाँ एक ही समय पर प्री कैपिटलिस्ट, आप कह सकती हैं सामंती या अर्ध सामंती, और कैपिटलिस्ट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन यानी पूंजीवादी उत्पादन संबंध, दोनों साथ साथ मौजूद रहे हैं। ये कोई सीधी सादी लिनियर कहानी नहीं है। अच्छा, मल्टी स्ट्रक्चरल तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का वर्किंग क्लास भी होमोजीनियस नहीं है। उसमें काफ़ी भिन्नता, एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये तो समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। ये भिन्नता किस तरह की होती थी, क्या मतलब है इसका? एग्जैक्टली आप देखिए, उत्पादन यानी प्रोडक्शन के तरीके अलग, उपभोग कंजम्पशन के पैटर्न अलग, और जो सरप्लस मतलब अतिरिक्त मूल्य पैदा हो रहा है उसके जमा होने एक्यूमुलेशन के तरीके भी अलग। ये सब मिलकर वर्किंग क्लास के भीतर ही कई परतें और कई रूप बना देते हैं। और इसमें भारत की अपनी सामाजिक हकीकतें जैसे जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, जनजाति का सवाल, लोगों का एथनिक ओरिजिन, और फिर लिंग आधारित श्रम विभाजन, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, और उससे जुड़ी पितृसत्ता, पेट्रियार्की यानी वो सामाजिक व्यवस्था जो पुरुषों को ज्यादा ताकत देती है, इन सब का भी गहरा असर पड़ता है। ये सारी फैक्टर्स मिलकर वर्किंग क्लास की कॉम्पोजिशन को बहुत विविध, बहुत डाइवर्स बना देते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा और खोलते हैं। मतलब इतने सारे आंतरिक मतभेद, अलग अलग तरह के प्रोडक्शन रिलेशंस, जाति, लिंग, क्षेत्र के फर्क, इन सब के बावजूद एक समूह है जिसे हम समाजशास्त्रीय भाषा में वर्किंग क्लास कहते हैं। और हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये वर्ग बना कैसे, खासकर जब हम ये जानते हैं कि 19वीं सदी के मध्य से पहले भारत में जिसे हम मॉडर्न सेंस में वर्किंग क्लास कहते हैं वो नहीं था। हाँ, काम करने वाले लोग वर्किंग पीपल जरूर थे, लेकिन उनमें वो वर्गीय चेतना या समान परिस्थिति नहीं थी। ये फर्क बहुत अहम है ना? बिल्कुल। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने सही पकड़ी, कि भारत में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बाहर से थोपा गया था, हाँ, कॉलोनियल मास्टर्स द्वारा। हाँ। ये कोई सहज ऑर्गेनिक डेवलपमेंट नहीं था जैसा शायद यूरोप में हुआ होगा। ये एक बाहरी इंटरवेंशन था जिसका मकसद भारत का विकास नहीं बल्कि ब्रिटिश हितों को साधना था। और इसके आप देखेंगे बहुत दूरगामी परिणाम हुए। तो फिर ये आधुनिक वर्किंग क्लास ये अस्तित्व में आया कैसे, कहाँ से शुरू हुई इसकी कहानी? देखिए, इसका सीधा संबंध है पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के उदय से, और इसके साथ आई फैक्ट्री सिस्टम पर आधारित इंडस्ट्री। यानी फैक्ट्री सिस्टम और वर्किंग क्लास का जन्म लगभग साथ साथ हुआ। फैक्ट्री इंडस्ट्री के बिना आप वर्किंग क्लास की कल्पना नहीं कर सकते, केवल वर्किंग पीपल की कर सकते हैं। फैक्ट्री ने ही उत्पादन के संबंधों, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को मौलिक रूप से बदल दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री ही वो क्रूसिबल थी, वो भट्टी थी जिसने अलग अलग जगहों से आए अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक छत के नीचे एक जैसी परिस्थितियों में काम करने पर मजबूर किया, और यहीं से एक क्लास के तौर पर उनकी पहचान बननी शुरू हुई? उत्पादन के साधनों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मशीनें, कच्चा माल, जमीन को मालिकों के हाथ में केंद्रित कर दिया, और आम लोगों के पास अपनी श्रम शक्ति, लेबर पावर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसने समाज में एक नया रिश्ता बनाया, पूंजीपति और मजदूर का, जो पहले इस रूप में मौजूद नहीं था। आपने बताया कि 19वीं सदी के मध्य तक भारत में वर्किंग क्लास नहीं था, तो उस वक्त व्यवस्था कैसी थी? मार्क्स ने इसका कैसे वर्णन किया है, कुछ आइडिया है? हाँ, मार्क्स ने उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन कुछ इस तरह किया था। ये छोटी और बेहद प्राचीन भारतीय समुदाय थे जो कुछ मुख्य बातों पर आधारित थे। पहला, जमीन पर साझा कब्जा, पोजेशन इन कॉमन ऑफ द लैंड। दूसरा,
कृषि और हस्तशिल्प का एक अनोखा मिश्रण, ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स, और तीसरा श्रम का एक अपरिवर्तित विभाजन, अनअडल्टरेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। हर गांव या समुदाय अपनी ज़रूरतें काफ़ी हद तक खुद ही पूरी कर लेता था। वो एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट की तरह था। गांव का जुलाहा, कुम्हार, लोहार, किसान सब मिलकर गांव की इकोनॉमी चलाते थे। सुनने में तो ये काफी आत्मनिर्भर और टिकाऊ व्यवस्था लगती है, एकदम सेल्फ सफिशिएंट टाइप। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सदियों पुरानी व्यवस्था चरमरा गई, टूटने लगी? फिर आया कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन और ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट्स का हस्तक्षेप और शोषण। इसकी शुरुआत 1757 में प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुई, और फिर ब्रिटिश पूंजी, ब्रिटिश कैपिटल के जबरदस्ती थोपे जाने से ये प्रक्रिया और तेज हो गई। ये सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं थी, इसने भारत की पारंपरिक उत्पादन व्यवस्था और उसके श्रम विभाजन की नींव हिला दी, उसे बर्बाद कर दिया। ये एक सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग था, धीरे धीरे करके। मतलब अंग्रेजों ने सिर्फ सत्ता ही नहीं बदली, बल्कि यहाँ के आर्थिक और सामाजिक जीवन का पूरा ताना बाना ही बदल डाला, पूरा फैब्रिक चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी व्यवस्था में जो भी सरप्लस यानी अधिशेष पैदा होता था, वो अब सीधे औपनिवेशिक शासकों के हाथ में जाने लगा। फिर शुरू हुई भारत की संपत्ति की सीधी लूट और उसका इंग्लैंड को निर्यात, एक्सपोर्टिंग ऑफ वेल्थ। इसे ही तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। इसके साथ ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी और वहां के कारखानों में बने माल को बेचने के लिए उन्हें एक बड़ा बाजार चाहिए था। और भारत से बेहतर बाजार क्या हो सकता था? तो उन्होंने भारत को अपने तैयार माल के लिए एक तरह से डंप यार्ड बना दिया। हाँ, आप कह सकते हैं। 1813 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार काफी हद तक खत्म कर दिया गया और दूसरी ब्रिटिश कंपनियों के लिए भी भारत के साथ फ्री ट्रेड का दरवाजा खोल दिया गया। लेकिन ये जो फ्री ट्रेड था, ये बड़ा एक तरफा था। इंग्लैंड में बने माल पर भारत में बहुत कम या कोई आयात शुल्क नहीं लगता था, लेकिन इंग्लैंड में भारत से जाने वाले तैयार माल, खासकर टेक्सटाइल और सिल्क उत्पादों पर 70 से 80% तक का भारी आयात शुल्क, हेवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल अन्याय था। मतलब डबल मार। यहाँ उनका सस्ता मशीन से बना माल बिना रोक टोक बिक रहा है और हमारे कारीगरों का हाथ से बना माल जो दुनिया भर में मशहूर था, वो इंग्लैंड के बाजार में पहुंच ही नहीं पा रहा। मुकाबला तो बराबरी का था ही नहीं फिर। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ी। एक तरफ हमारा सदियों पुराना और विश्व प्रसिद्ध टेक्सटाइल उद्योग और साथ ही धातु उद्योग, मेटलॉजिकल इंडस्ट्री, और दूसरे पारंपरिक उद्योग बर्बाद हो गए। लाखों कुशल कारीगर, स्किल्ड आर्टिजन्स रातों रात बेरोजगार हो गए, भूखे मरने लगे। दूसरी तरफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल के रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी, कपास, नील, जूट वगैरह। तो भारत को कच्चे माल का सप्लायर बना दिया गया। औपनिवेशिक शासकों ने ऐसी नीतियां अपनाई कि भारतीय बाजार उनके औद्योगिक उत्पादों से भर जाए और यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों पर इंग्लैंड जाता रहे। So what does this all mean in sociological terms? समाजशास्त्र की भाषा में इसका निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये निकला, जैसा कि सुकुमल सेन ने कहा है, कि भारत को पूंजीवादी ब्रिटेन का एक कृषि और कच्चा माल सहायक, मतलब एग्रीकल्चरल एंड रॉ मटेरियल एडजंक्ट बना दिया गया। यानी भारत की भूमिका ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाली रह गई। और विडंबना देखिए, ऐसा करते हुए भी उन्होंने शोषण के पुराने सामंती तरीकों, फ्यूडल मेथड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि जहां जरूरी समझा उन्हें बनाए रखा या अपने हिसाब से ढाल लिया। डबल एक्सप्लॉयटेशन। इस पूरी प्रक्रिया का भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा? अर्थव्यवस्था तो तबाह हुई, लेकिन सामाजिक संरचना पर, स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव हुआ? असर बहुत गहरा और विनाशकारी था। लाखों भारतीय कारीगर जिनकी पहचान और रोजी रोटी उनके पुश्तैनी हुनर से जुड़ी थी, वो अपने पेशे से बाहर हो गए। सोचिए, एक जुलाहा जिसका पूरा परिवार पीढ़ियों से कपड़ा बुन रहा है, उसका क्या हुआ होगा जब मैनचेस्टर की मिलों का सस्ता कपड़ा बाजार में आ गया। पारंपरिक अर्थव्यवस्था की जो आत्मनिर्भरता थी, गांव के अंदर ही उद्योग और कृषि का जो संतुलन था, वो बिखर गया। इससे भारतीय समाज की पूरी संरचना ही टूट गई।
स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी डिसइंटीग्रेटेड। लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए, डिस्प्लेस्ड हो गए। तो ये जो लाखों कारीगर थे, बुनकर, कुम्हार, लोहार, जो बेरोजगार हुए, जिनके पास हुनर तो था पर अब काम नहीं था, उनका क्या हुआ? वो कहाँ गए? यही सबसे दुखद पहलू है इस कहानी का। ब्रिटिश पूंजी के आने से पुरानी अर्थव्यवस्था तो तबाह हो गई, लेकिन उसकी जगह तुरंत कोई आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि पुरानी दुकानें बंद हुईं और नई फैक्ट्रियां खुल गईं जिनमें सबको काम मिल गया। नहीं, फैक्ट्रियों का विकास बहुत धीमा और बिखरा हुआ था, स्पोरेडिक था। तो इन बर्बाद कारीगरों और शिल्पकारों के पास शहरों और गांवों में वापस खेती की ओर लौटने के अलावा कोई खास विकल्प नहीं बचा। जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी वो उस पर निर्भर हो गए, जिनके पास जमीन नहीं थी वो खेतीहर मजदूर बन गए। नतीजा ये हुआ कि जमीन पर आबादी का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। डेडली प्रेशर ऑन द लैंड जिसे कहते हैं। इससे गांव में गरीबी और भूखमरी बहुत बढ़ गई। एक्सट्रीम इम्पोवरिशमेंट। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग आई थिंक। तो फिर जब बाद में थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, जैसे टेक्सटाइल मिल्स, जूट मिल्स, रेलवे वर्कशॉप, कोयला खदानें, तो उनमें काम करने वाले पहले मजदूर कौन थे? ये लोग कहाँ से आए? ये बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, और ऐसा माना जाता है और कई शुरुआती अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि इन्हीं ग्रामीण इलाकों के सबसे पीड़ित और बेदखल, डिस्ट्रेस्ड एंड डिस्पोजेस्ड लोगों का एक हिस्सा जो गांव में अत्यधिक कष्ट और गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, उन्होंने ही सबसे पहले इन आधुनिक उद्योगों का रुख किया। जिनके पास गांव में खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, शायद वही सबसे पहले शहरों की तरफ मजदूरी की तलाश में निकले। ऐसा लगता है कि फैक्ट्री मजदूरों की पहली पीढ़ी इन्हीं उजड़े हुए ग्रामीणों में से आई थी। बुकैनन, पीएच ब्यूकैनन, उन्होंने भी शायद इसी तरह की बात कही थी। उनका क्या एनालिसिस था इस पे? हाँ, बुकैनन ने काफी जोर देकर कहा था। उनके शब्दों में कहें तो फैक्ट्री वर्किंग ग्रुप निश्चित रूप से कृषि आबादी के भूखे आधे हिस्से से आता है, वास्तव में लगभग पूरी तरह से इसके सबसे भूखे चौथाई या 8वें हिस्से से। मतलब जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे वंचित तबका था, वही शहरों की फैक्ट्रियों की तरफ खिंचा चलाया। ये उनका आर्ग्यूमेंट था। और 1890 के फैक्ट्री कमीशन की रिपोर्ट भी काफी हद तक इसी ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करती है। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि उस समय की जूट, कपास, हड्डी और कागज मिलों, चीनी कारखानों, बंदूक और गोला फैक्ट्रियों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर निचली जातियों से थे, लोअर कास्ट से। इनमें बागदी, तेली, मोची, कैबरता, बैरागी, संकरा जैसी जातियां शामिल थीं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें तांती या बुनकर जाति के लोग भी थे, यानी वो पारंपरिक कारीगर जो अब मजदूर बन गए थे। उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। और कोयला खदानों का क्या वहां भी यही नजारा था? Was it the same picture there? कोयला खदानों में ये पैटर्न और भी ज्यादा साफ दिखता था। वहां काम करने वाला सबसे बड़ा समूह बाउरी जाति का था, जिनका सामाजिक दर्जा बहुत नीचा माना जाता था, और जिनमें से ज्यादातर या तो छोटे किसान, अंडररॉयड्स, या भूमिहीन मजदूर, लैंडलेस लेबरर्स थे। दूसरा सबसे बड़ा समूह संथालों का था, जो एक आदिवासी कृषक समुदाय थे और जिनकी जमीनें भी लगातार छीनी जा रही थीं। बाकी खनिक भी ज्यादातर इसी तरह के सामाजिक समूहों से आते थे, जिनमें गांव से विस्थापित मजदूर और सेवक, डिस्प्लेस्ड लेबरर्स एंड मीनियल्स शामिल थे। जो प्रवासी मजदूर, इमिग्रेंट लेबरर्स, खदानों में काम करने आते थे, उनमें भी ज्यादातर पासी, लोध, कुर्मी, अहीर, कोयरी, चमार और निम्न जाति के मुसलमान जैसी जातियां ही थी। तो यहाँ पर वर्ग और जाति का गठजोड़, वो इंटरसेक्शन, बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। लेकिन क्या सभी समाजशास्त्री और इतिहासकार इसी बात से सहमत हैं? क्या ये मान लिया जाए कि भारत का शुरुआती औद्योगिक मजदूर वर्ग सिर्फ और सिर्फ सबसे गरीब और निचली जातियों से ही बना था? या इस पर कोई और दृष्टिकोण, कोई न्यूआंस्ड व्यू भी मौजूद है? कुछ और भी पहलू हैं? नहीं, यहीं पे कहानी थोड़ी और जटिल हो जाती है, और ये समझना बहुत जरूरी है। बुकानन का नजरिया, जैसा मैंने कहा, काफी हद तक तथ्यों के आधार पर किए गए अनुमान, डिडक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, पर आधारित था। लेकिन बाद के कुछ शोध, जैसे कि मॉरिस डी मॉरिस और राजनारायण चंदावरकर के बॉम्बे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर किए गए अध्ययन, और कल्पना राम का दक्षिण भारत की खदान मजदूरों पर किया गया अध्ययन भी, ये कुछ अलग तस्वीर पेश करते हैं।
What's fascinating here is, इन अध्ययनों का तर्क है कि शुरुआती दौर में शायद सबसे निचली जातियां और सबसे गरीब तबके के लोग उद्योगों में शामिल नहीं हुए, या कम से कम उतनी बड़ी संख्या में नहीं हुए जितना बुकानन मानते थे। अच्छा, तो फिर कौन आया और क्यों? अगर सबसे गरीब नहीं आए तो फिर फैक्ट्रियों में शुरुआती मजदूर कहाँ से आए और उनके पीछे क्या कारण थे? ये तो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हाँ, लगता तो है। इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला, शुरुआती फैक्ट्रियों में मजदूरी वेजेस बहुत ही ज्यादा कम थीं, बहुत कम, इतनी कम कि अकेले मजदूर का भी गुजारा मुश्किल से होता था। पूरे परिवार को शहर लाकर पालना तो लगभग नामुमकिन था। इसीलिए मॉरिस और कल्पना राम जैसे विद्वानों का मानना है कि शुरुआत में वो लोग माइग्रेट करके शहरों में आए जो मध्य जातियों से थे, मिडिल कास्ट से, और जिनके पास गांव में थोड़ी बहुत जमीन या कोई और सहारा था, एक सेफ्टी नेट था। ये मजदूर अक्सर अकेले शहर आते थे, परिवार गांव में ही रहता था। वो शहर से जो भी थोड़ा बहुत कमाते थे उसका एक हिस्सा गांव भेजते थे, जो परिवार की खेती या अन्य स्रोतों से होने वाली आय में जुड़कर उनके गुजारे सब्सिस्टेंस में मदद करता था। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मतलब जिनके पास गांव में एक छोटा सा सेफ्टी नेट था, चाहे वो जमीन के रूप में हो या किसी और सामाजिक सहारे के रूप में, वही पहले शहर जाकर फैक्ट्री में काम करने का जोखिम, रिस्क उठा पाए। जिनके पास पीछे कुछ नहीं था वो शायद ये कदम उठाने से हिचकिचाए, ये कहना है। कुछ ऐसा ही तर्क दिया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार दलित या निम्न जातियां, जो ज्यादातर भूमिहीन थीं, लैंडलेस थीं, वे शुरू में पलायन नहीं कर पाईं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, गांव के सामाजिक ढांचे में उन्हें कुछ ऐसे अशुद्ध माने जाने वाले कामों, अनक्लीन बट इसेंशियल टास्क्स के लिए बांध कर रखा गया था, जिनसे उन्हें आसानी से निकलने नहीं दिया जाता था। एक तरह का बॉन्डेज था। दूसरा, भूमिहीन होने के कारण उनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं था और शहरों की वो बेहद कम मजदूरी उनके अकेले के गुजारे के लिए भी नाकाफी थी। परिवार को साथ रखने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो फिर निम्न जातियों का शहरों की ओर पलायन बाद में कैसे और क्यों शुरू हुआ? वो कब फैक्ट्रियों तक पहुंचे? इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? हाँ, तो निम्न जातियों का बड़े पैमाने पर पलायन थोड़ा बाद में शुरू हुआ, शायद 30-40 साल बाद। और इसके पीछे भी दो मुख्य कारण नजर आते हैं। पहला, जैसे जैसे उद्योग बढ़े, खासकर जूट और कपास की मिलों में मजदूरों की कमी महसूस होने लगी, लेबर शॉर्टेज हो गई। जब डिमांड बढ़ी तो मालिकों को मजदूरी, वेजेस बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। थोड़ी बेहतर मजदूरी ने निम्न जातियों के लिए भी पलायन को आर्थिक रूप से ज्यादा संभव बनाया, फीजिबल बनाया। दूसरा कारण थोड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भी ग्रामीण समुदायों पर कुछ प्रेशर डाला जाने लगा कि वे तथाकथित अछूतों, अनटचेबल्स को गांव छोड़कर शहरों में काम करने जाने से न रोकें। शायद अंग्रेजों को भी उद्योगों के लिए सस्ते मजदूरों की जरूरत थी और उन्हें लगा कि ये जातियां लेबर सप्लाई का एक बड़ा संभावित स्रोत हो सकती हैं। ओके, सो मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड और शायद कुछ हद तक सरकारी दबाव, प्रेशर, इन दोनों ने मिलकर निम्न जातियों के पलायन का रास्ता खोला। आर्थिक जरूरतें बदलीं, मजदूरी बढ़ी और शायद सामाजिक रोक-टोक भी थोड़ी कम हुई या उसे नजरअंदाज किया जाने लगा। हाँ, तो देखिए, ये समझना महत्वपूर्ण है कि जो पहला दृष्टिकोण था बुकैनन का कि सबसे गरीब और निम्न जातियां पहले आईं, वो मैक्स वेबर के विचारों से भी कुछ हद तक मेल खाता है, जिन्होंने लिखा था कि भारत में औद्योगिकीकरण ने समाज के निचले तबके, ड्रेग्स ऑफ सोसाइटी, को ही ज्यादा आकर्षित किया। लेकिन जैसा कि मॉरिस, चंदावरकर और राम के अध्ययनों से पता चलता है, जमीनी हकीकत शायद इससे ज्यादा जटिल और परतदार थी, कम्प्लेक्स एंड न्यूआंस्ड थी। अगर हम इसे बड़े पिक्चर से कनेक्ट करें, ये दिखाता है कि भारत में वर्किंग क्लास का निर्माण सिर्फ आर्थिक कारणों का सीधा नतीजा नहीं था। इसमें सामाजिक संरचना जैसे जाति व्यवस्था, पारिवारिक रणनीतियां जैसे गांव में जमीन का होना या ना होना, मजदूरी का स्तर और औपनिवेशिक नीतियों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना, कम्प्लेक्स इंटरप्ले शामिल था। कौन पहले आया, कौन बाद में, ये सिर्फ गरीबी का सवाल नहीं था, बल्कि सामाजिक स्थिति, अवसरों और बाधाओं का भी सवाल था। ये तो वाकई में काफी परतदार, लेयर्ड कहानी है। मतलब कोई सीधी रेखा नहीं है। भारत का पहला औद्योगिक श्रमिक वर्ग एक झटके में या किसी एक कारण से नहीं बना।
इसमें आर्थिक मजबूरी थी, सामाजिक बंधन थे, औपनिवेशिक नीतियां थीं और अलग-अलग समूहों के अनुभव भी काफी अलग-अलग रहे हैं। ये शुरुआत से ही कोई एकसार मोनोलिथिक समूह नहीं था, बल्कि इसके अंदर काफी विविधता और स्तरीकरण, डाइवर्सिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन मौजूद था। बिल्कुल। और वर्किंग क्लास की संरचना और उसके विकास की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, इन शुरुआती जटिलताओं को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ें आगे चलकर उसके मोबिलाइजेशन यानी उसके संगठित होने और कलेक्टिव एक्शन लेने की क्षमता और तरीकों को भी प्रभावित करती हैं। ये जो आंतरिक भिन्नताएं हैं, इंटरनल डिफरेंशिएशंस, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, हुनर स्किल के आधार पर, ये आज भी भारतीय वर्किंग क्लास की एकता, उसके संघर्षों और उसकी राजनीति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं भिन्नताओं के बीच कैसे एकता बनती है या क्यों नहीं बन पाती, ये सब इन्हीं जड़ों से जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे भारत में वर्किंग क्लास के उदय यानी इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास पर। हमारे पास इस पर काफ़ी दिलचस्प मटेरियल है जो बताता है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ मजदूरों का एक नया तबका बना, कैसे वो ऑर्गेनाइज हुए, उनकी शुरुआती तकलीफें क्या थीं और कैसे उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। हाँ, और हाँ, यूरोप से ये कहानी कितनी अलग थी, इस पर भी गौर करेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ फैक्ट्रियों या मशीनों की कहानी नहीं है, ये एक बड़े सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। लोग अपने गांव, अपनी जड़ें, अपना पुश्तैनी काम छोड़कर शहरों में आ रहे थे, एक बिल्कुल नई दुनिया में। सही बात है। उनकी सोच, उनकी पहचान सब बदल रहा था। कैसे उनमें एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक समझ कि हम सब एक हैं, हमारी दिक्कतें एक है, पैदा हुई और इसमें क्या मुश्किलें आईं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें समाज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब ने मिलकर इस क्लास को शेप किया। तो कहानी शुरू होती है मॉडर्न फैक्ट्रीज के आने से। जैसे जैसे टेक्सटाइल मिल्स, जूट मिल्स, रेलवे वर्कशॉप्स बढ़ी, इनमें काम करने वाले मजदूर भी एक अलग ग्रुप, एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी की तरह दिखने लगे। हाँ, वो एक पहचान बन रही थी। पहले शायद वो किसान थे, कारीगर थे, पर अब उनकी पहचान फैक्ट्री वर्कर बन रही थी। और सबसे क्रिटिकल बात थी कॉन्सेंट्रेशन। ये सारे मजदूर औद्योगिक इलाकों के पास, शहरों में या कस्बों में इकट्ठा होने लगे। सोचिए, हजारों लोग एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आसपास की चाल या बस्तियों में रह रहे हैं, एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। दिन भर मशीन का शोर, वही काम के घंटे, वही कम तनख्वाह, वही मालिक का डर। इससे धीरे धीरे एक शेयर्ड आइडेंटिटी, एक साझा पहचान बनने लगी। उनको लगा कि भाई तेरी और मेरी कहानी तो एक जैसी है। हाँ, वो हम बनाम वो वाली फीलिंग आने लगी होगी। मालिक, मैनेजर, सुपरवाइजर वो, और हम सब मजदूर हम। ये चीज 19वीं सेंचुरी के आखिरी और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में भारत में दिखने लगी थी, जैसा यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम हुआ था। और जहाँ शेयर्ड आइडेंटिटी होगी, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ गुस्सा भी दिखेगा। शुरू में ये गुस्सा बड़ा रॉ था, मतलब एकदम स्पॉन्टेनियस था। हाँ, बिना किसी प्लानिंग के। जैसे सोर्स बताता है, 1888 में श्यामनगर जूट मिल में मजदूरों ने मैनेजर मिस्टर किडी पे हमला कर दिया। ये दिखाता है कि शुरू में रिएक्शन कैसा होता था, एकदम सीधा, कभी-कभी हिंसक। दंगे, मारपीट, असॉल्ट्स, ये सब शुरुआती तरीके थे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के। जैसे आज भी कभी-कभी लोग बस लेट होने पर गुस्सा दिखाते हैं या पानी ना आने पर मटका फोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन धीरे धीरे ये तरीका बदला। सिर्फ स्पॉन्टेनियस गुस्सा नहीं, बल्कि प्लान्ड तरीके से विरोध होने लगा। हाँ। स्ट्राइक्स यानी हड़तालें होने लगीं। अच्छा। लंबे वर्किंग आवर्स के खिलाफ, वेज कट्स के खिलाफ, या जो सुपरवाइजर धौंस दिखाते थे, वसूली करते थे, उनके खिलाफ। कलेक्टिव एक्शन यानी मिलकर आवाज उठाने का आइडिया जोर पकड़ने लगा। हाँ, अकेले लड़ने से बात नहीं बनती। इसका एक अच्छा उदाहरण है 1879-80 का। चंपादानी जूट मिल में मैनेजमेंट एक नया सिंगल शिफ्ट सिस्टम लाना चाहता था। मजदूरों को ये पसंद नहीं आया, शायद इससे उनका काम बढ़ता या आराम कम होता। उन्होंने हड़ताल की धमकी दी और मैनेजमेंट को पीछे हटना पड़ा। अच्छा, तो धमकी काम कर गई। हाँ, ये दिखाता है कि जब वो इकट्ठे हुए तो उनमें बार्गेनिंग पावर आई, वो अपनी बात मनवा सकते थे। ये एक बड़ा कदम था। लेकिन यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। भारत में ये जो वर्किंग क्लास बन रही थी, उसकी कहानी यूरोप से काफी अलग थी और इस फर्क के नतीजे बहुत दूर तक गए, मतलब फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ये समझना जरूरी है कि क्यों भारत का रास्ता अलग था। बिल्कुल। पहला बड़ा फर्क देखिए, यूरोप में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से
कारीगरों क्राफ्ट्समैन का काम छिना था, मशीनें आ गईं, हाथ का काम कम हो गया। हाँ, ये तो हुआ था। लेकिन वो लोग शहरों से उखड़कर गांवों में नहीं फेंके गए। जैसे ही उनके पुराने धंधे बंद हुए, उन्हें शहरों में ही नई फैक्ट्रियों में काम मिल गया। वो अर्बन सेटिंग में ही रहे, बस काम बदल गया। अच्छा, तो ट्रांजिशन थोड़ा स्मूथ था वहां, पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में कहानी बिल्कुल उल्टी थी। जब अंग्रेजों की नीतियों और सस्ते इंपोर्टेड माल की वजह से भारत के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज बर्बाद हुए, सोचिए, वो ढाका का मलमल, बनारस की साड़ियां बनाने वाले कारीगर, वो मशहूर चीजें। हाँ, तो उनकी जगह लेने के लिए तुरंत मॉडर्न इंडस्ट्रीज तैयार नहीं थी। नतीजा, ये लाखों हुनरमंद कारीगर बेरोजगार हो गए और उन्हें शहरों से वापस गांवों की तरफ लौटना पड़ा। अरे बाप रे, वापस गांव। और गांव में क्या करते? जमीन तो थी नहीं, तो बन गए लैंडलेस पेजेंट्स या खेत मजदूर। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये। एक स्किल्ड आर्टिसन अब दिहाड़ी मजदूर बन गया। मतलब पूरी की पूरी स्किल इकोनॉमी तबाह हो गई। पीढ़ियों से जो हुनर सीखा था वो किसी काम का नहीं रहा। ये तो मैसिव डीस्किलिंग हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फर्क इसी से जुड़ा है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के खत्म होने और मॉडर्न इंडस्ट्री के ठीक से पैर जमाने के बीच लगभग 2 से 3 पीढ़ियों का गैप था। 2 से 3 पीढ़ी, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, इस लंबे अरसे में पुरानी पीढ़ियों का जो टेक्निकल स्किल था वो खत्म हो गया, आगे ट्रांसफर ही नहीं हुआ। जब बाद की पीढ़ियां शायद उन कारीगरों के पोते पर पोते फैक्ट्रियों में काम करने आए, तो वो बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर की तरह आए। मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ा। उन्हें मशीन चलानी नहीं आती थी, फैक्ट्री का डिसिप्लिन नहीं पता था, एवरीथिंग हैड टू बी लर्न्ड फ्रॉम स्क्रैच। और तीसरा फर्क, जो शायद सबसे गहरा था, तीसरा फर्क था उनकी सोच, उनका सोशल बैकग्राउंड। ये जो नए मजदूर बन रहे थे, वो पीढ़ियों से गांव और खेती से जुड़े रहे थे। जब वो शहर की फैक्ट्री में आए, तो अपने साथ पूरा गांव लेकर आए। अपने रीति रिवाज, अपनी जातिगत ऊंच नीच, अपने अंधविश्वास, अपनी आदतें। अच्छा, मतलब वो मानसिकता साथ ले आए। The legacy and various superstitions, habits and customs of agricultural life clung to them. वो फैक्ट्री के गेट के अंदर भी अपनी जाति ढूंढ रहे थे, अपने इलाके के लोग ढूंढ रहे थे। मतलब कास्टिज्म, रीजनलिज्म, रिलीजियस सुपरस्टिशंस जैसी चीजें फैक्ट्री फ्लोर पर भी आ गईं। बिल्कुल, इससे तो मजदूरों का आपस में बंटना आसान हो गया होगा मालिकों के लिए। बिल्कुल। भारतीय समाज की ये सदियों पुरानी दिक्कतें, ये मिडीवल सोच उनके साथ चिपकी रहीं। उन्हें एक मॉडर्न, सेक्युलर, क्लास बेस्ड आइडेंटिटी बनाने में बहुत मुश्किलें आईं। वो एक ऐसे वर्किंग क्लास के रूप में उभरे जो ऑब्सक्यूरेंटिस्ट आइडियाज, यानी पुरानी दकियानूसी सोच और बैकवर्ड ट्रेंड से गहरे तक प्रभावित थे। सोर्स ये भी कहता है कि कुछ हद तक ब्रिटिश मजदूरों ने भी ये झेला था, लेकिन भारत में ये समस्याएं शायद ज्यादा गहरी और परसिस्टेंट थीं, क्योंकि समाज का स्ट्रक्चर ही वैसा था। तो इन चीजों ने एक मॉडर्न आउटलुक और यूनिफाइड क्लास कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट में बड़ी रुकावटें डाली। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी, बल्कि ज्यादातर कॉलोनीज और सब कॉलोनीज के मजदूरों की यही सच्चाई थी। ये कॉलोनियलिज्म का एक स्ट्रक्चरल साइड इफेक्ट था। सही कहा। अब आते हैं 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में। ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा था। एक तरफ देश में ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट्स जोर पकड़ रहे थे, और दूसरी तरफ वर्किंग क्लास भी कंसोलिडेट हो रहा था, मजबूत हो रहा था। हाँ, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट काफी फैल चुका था। फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके खिलाफ जो गुस्सा भड़का, उसने एक मास नेशनल अपसर्ज, एक बड़े राष्ट्रीय उभार को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, वो सब। हाँ, वही। माहौल एकदम चार्ज था। और इस पॉलिटिकल हीट का असर मजदूरों पर भी पड़ा। क्या वो भी इस नेशनल वेव का हिस्सा बने? बिल्कुल। ये जो पॉलिटिकल फर्मेंट था, ये मजदूरों के लिए अपने इकोनॉमिक स्ट्रगल्स को आगे बढ़ाने और उन्हें एक हायर पॉलिटिकल लेवल पर ले जाने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन गया। अब उनकी लड़ाई सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने या घंटे कम करने तक सीमित नहीं रही। मतलब वो राजनीति से जुड़ने लगे। हाँ, 1900 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक का जो दौर था, वो मजदूरों के वाइड स्प्रेड और डॉगेड स्ट्रगल्स, यानी व्यापक और मजबूत संघर्षों का दौर था। तो ये लड़ाइयाँ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों थी। हाँ, इनमें पॉलिटिकल स्ट्रगल्स का एलिमेंट बढ़ रहा था। इन्हीं संघर्षों से देश के पहले ट्रेड यूनियंस की नींव पड़ी। साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तेज हो रहा था, तो मजदूरों की संख्या
उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही थी। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ताकत। बिल्कुल, ज्यादा संगठित होने की पोटेंशियल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले का माहौल देखें तो भारत में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट तेज हो रहा था। जॉइंट स्टॉक कंपनीज की संख्या बढ़ रही थी। सोर्स बताता है कि 1900 में करीब 1360 थीं, जो 1907 तक 2100 से ज्यादा हो गई और WI शुरू होने तक 2500 पार कर गई। मतलब बिजनेस बढ़ रहा था। हाँ, ऐसा लग रहा था कि कुछ तरक्की हो रही है, लेकिन जैसे ही 1914 में युद्ध शुरू हुआ, भारत का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और भयानक हो गया। कैसे? ब्रिटिश सरकार ने भारत की पूरी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को वॉर एफर्ट में झोंक दिया। भारत के संसाधन, भारत के लोग, सब युद्ध के लिए इस्तेमाल होने लगे। लेकिन इस युद्ध से इंडियन कैपिटलिस्ट जैसे टाटा, बिरला, इनको तो फायदा हुआ होगा। हाँ, उनके लिए तो चांदी हो गई। यूरोप की बड़ी ताकतें युद्ध में उलझी थीं, तो कंपटीशन कम हो गया। देश के अंदर और बाहर इंडियन माल के लिए मार्केट खुल गया। अच्छा। सरकार से प्रॉफिटेबल वॉर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, कच्चा माल सस्ता मिला क्योंकि किसानों की हालत पतली थी। मजदूरों की रियल वेजेस कम रहीं, यानी महंगाई के मुकाबले तनख्वाह नहीं बढ़ी, और तैयार माल की कीमतें आसमान पर थीं। मतलब हर तरफ से मुनाफा। इंडियन बोर्जुआजी के लिए ये गोल्डन पीरियड था एक तरह से। लेकिन आम मजदूर, उसके लिए तो ये डबल मार थी। एक तरफ पैट्रियोटिज्म के नाम पर ज्यादा काम, दूसरी तरफ घर चलाना मुश्किल। बहुत मुश्किल। सोअरिंग प्राइसेस यानी बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने वर्किंग क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड एकदम गिरा दिया। शहर में खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गईं कि गुजारा करना दूभर हो गया। और फैक्ट्रियों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही थी क्योंकि वॉर प्रोडक्शन के लिए डिमांड थी। हाँ, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ तो फैक्ट्री वर्कर्स बढ़े। सोर्स के मुताबिक 1919 तक बड़े उद्योगों में करीब 13,67,000 मजदूर थे। इसमें कॉटन मिल्स, जूट मिल्स, रेलवे वर्कशॉप सब शामिल थे। 13,67,000, ये काफी बड़ी संख्या है उस समय के हिसाब से। हालांकि वो रेलवे वाला आंकड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है सोर्स में, शायद टाइपो हो। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा लगता है, पर कुल मिलाकर एक बड़ा इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स तैयार हो चुका था। फिर युद्ध खत्म हुआ। 1917 में रशिया में अक्टूबर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई, जिसने दुनिया भर के मजदूरों को इंस्पायर किया। इसके बाद भारत में भी मास स्ट्रगल्स तेज हुए और इसी बैकग्राउंड में 1920 में भारत का पहला नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी AITUC। बिल्कुल सही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत, रूस की क्रांति की कामयाबी और कैपिटलिज्म का पहला जनरल क्राइसिस, इन सब ने मिलकर भारत के एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल को नई ऊर्जा दी। दुनिया बदल रही थी और भारत भी। और इस माहौल में वर्किंग क्लास ने भी अपनी जगह बनाई। वो भी एंटी इंपीरियलिस्ट लड़ाई का हिस्सा बने। हाँ, उन्होंने अपनी जगह क्लेम की। 1905-08 के स्वदेशी आंदोलन के वक्त से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया था, लेकिन वॉर के बाद नेशनल और इंटरनेशनल माहौल में भारतीय मजदूरों ने पूंजीवादी शोषण के खिलाफ जो अनप्रेसिडेंटेड क्लास स्ट्रगल छेड़ा, वो उनकी क्लास कॉन्शियसनेस के लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट था। मतलब अब वो सिर्फ आर्थिक मांगों पर नहीं रुक रहे थे। नहीं, वो सिस्टम पे सवाल उठा रहे थे। सोशलिज्म की बातें होने लगी थीं। और AITUC का बनना एकदम राइट टाइम पे हुआ। बिल्कुल, जब नेशनल पॉलिटिकल अवेकनिंग चरम पर थी और मजदूर एक क्लास के तौर पर कॉन्शियस हो रहे थे। AITUC ने इन अलग अलग यूनियनों और संघर्षों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया, एक आवाज दी। लेकिन फिर 1922 के बाद सीन बदलने लगा। इंडियन इंडस्ट्री में रिसेशन आया जो बढ़ता ही गया, और फिर 1929 में दुनिया भर में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। इसका असर तो भारत पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल, और इसने ये दिखाया कि WWI के दौरान जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी वो टेम्पररी थी, अपॉर्चुनिस्ट थी। उसकी नींव मजबूत नहीं थी। इट वॉज विदाउट एनी बेसिक कंसोलिडेशन। जैसे ही ग्लोबल हालात बदले, इंडियन इकोनॉमी लड़खड़ा गई। और मंदी की सबसे पहली मार किस पर पड़ती है? मजदूरों पर। वही हुआ। मिल ओनर्स ने फौरन वेज कट्स करने की कोशिश की। अब मजदूर फंस गए। एक तरफ ब्रिटिश मालिक थे, दूसरी तरफ इंडियन मालिक। दोनों के बीच इंटेंस राइवलरी थी और दोनों ही अपना बोझ मजदूरों पर डालना चाहते थे। पर मजदूर चुप नहीं बैठे होंगे। रेजिस्टेंस हुआ होगा, जबरदस्त रेजिस्टेंस हुआ। उन्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए बिटर स्ट्रगल करना पड़ा। इस इकोनॉमिक ऑफेंसिव ने उनकी हालत और खराब कर दी।
सोर्स में एक दिल दहला देने वाली बात है, बॉम्बे लेबर ऑफिस की 1921-23 की जांच में पता चला कि बॉम्बे का मजदूर औसतन जेल के कैदी से भी कम कैलोरी खाता था। क्या जेल के कैदी से भी कम? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, मद्रास में भी यही हाल था। इमेजिन अ लाइफ वर्स देन प्रिजन। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है तो। अगले कुछ साल मजदूरों के संघर्षों के लिए बहुत इवेंटफुल रहे। इसी दौर में कम्युनिस्ट मूवमेंट भी भारत में जड़ें जमा रहा था और ट्रेड यूनियंस पर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस साफ दिखने लगा। बड़े पैमाने पर हड़तालें हुई, बॉम्बे की टेक्सटाइल स्ट्राइक, रेलवे स्ट्राइक्स, जूट मिल स्ट्राइक्स, पूरा देश हिल गया था। और सरकार ने इसे कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया होगा। ये तो क्लासिक टैक्टिक है आंदोलनों को डिस्क्रेडिट करने की। हाँ, सरकार ने यही प्रोपेगेंडा किया, लेकिन हकीकत ये थी कि ये हड़तालें, चाहे उनका नेतृत्व कोई भी कर रहा हो, वो मजदूरों के अंदर उबल रहे सिमरिंग डिसकंटेंट का शार्प मैनिफेस्टेशन थी। उनकी तकलीफें असली थीं। सही बात है, असली वजह तो शोषण था। और इन संघर्षों से मजदूरों का आउटलुक भी ब्रॉडन हुआ। वो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज से जुड़ने लगे। सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? रिप्रेशन, जाहिर है। ब्रूटल रिप्रेशन। सरकार ने आंदोलन के मिलिटेंट सेक्शन को कुचलने के लिए ड्रैकोनियन मेजर्स अपनाए। एक तरफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 लाया गया, यूनियनों को रजिस्टर करने और कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल करने के लिए। हाँ, और दूसरी तरफ ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कानून लाए गए, जिनका सीधा निशाना हड़तालों को गैरकानूनी बनाना और कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट नेताओं को जेल में डालना था। मेरठ षड्यंत्र केस इसी दौर का है। पब्लिक ओपिनियन को भी भड़काने की कोशिश की गई। फिर आया 1930s का दशक और ग्रेट डिप्रेशन का सबसे बुरा दौर 1931-36। इसे इतिहास का मोस्ट प्रोफाउंड एंड डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक क्राइसिस कहा जाता है। इसने तो पूरी दुनिया को हिला दिया था। भारत पर इसका असर और भी फेटल यानी जानलेवा हुआ। भारत की इकोनॉमी जो 80% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, वो एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरने से चरमरा गई। किसानों की हालत, द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्री, कल्पना से परे थी। उनकी परचेजिंग पावर खत्म हो गई, गांव कंगाल हो गए। और जब गांव में खरीदने वाला कोई नहीं, तो शहरों की फैक्ट्रियों को क्या होगा? माल कौन खरीदेगा? वही हुआ। इंडस्ट्रीज में मास रिट्रेंचमेंट यानी बड़े पैमाने पर छटनी हुई और वेजेस में भारी कटौती की गई। हर तरह का मजदूर अफेक्ट हुआ। इसके खिलाफ स्टिफ रेजिस्टेंस भी हुआ। लेकिन इस समय तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में फूट भी पड़ गई थी। हाँ, इस दौर में ट्रेड यूनियन मूवमेंट में स्प्लिट्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल डिसयूनिटी थी, AITUC बंट गया था। फिर भी इकोनॉमिक स्ट्रगल चलता रहा। पर साथ ही ये दौर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे बड़े एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स का भी था। तो पॉलिटिकल डायमेंशन को इकोनॉमिक स्ट्रगल पर प्रायोरिटी मिली। आज़ादी की लड़ाई सबसे ऊपर थी। समझ गया। और फिर 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वाइसरॉय ने बिना किसी से पूछे भारत को भी वॉर में झोंक दिया। इसका इंडियन इकोनॉमी और वर्किंग क्लास पर डेवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ। फिर से वही कहानी दोहराई गई। पूरी इकोनॉमी को वॉर नीड्स के हिसाब से मोड़ दिया गया। फैक्ट्रियों में डबल ट्रिपल शिफ्ट्स चलने लगी, छुट्टियां कम कर दी गईं, सब कुछ इंग्लैंड के वॉर एफर्ट के लिए। मजदूरों की हालत तो डिप्रेशन से पहले ही खराब थी। युद्ध ने क्या किया? उनकी मिजरेबल कंडीशन को मच वर्स बना दिया। कारण स्टेडी फॉल इन रियल वेज रेट्स। सोर्स कहता है कि 1936 के बाद नॉमिनल वेजेस में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन एबनॉर्मल राइज इन प्राइसेस यानी बेतहाशा महंगाई ने उस सुधार को खा लिया। मतलब तनख्वाह बढ़ी भी तो महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई। हाँ, असल में उनके खरीदने की ताकत और कम हो गई। तो रिएक्शन क्या था? स्ट्राइक्स फिर से? बिल्कुल, उन्हें अपना एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बचाने के लिए लड़ना पड़ा। बॉम्बे, कानपुर, कलकत्ता, बेंगलोर, जमशेदपुर, धनबाद, मद्रास, असम, पूरे देश में स्ट्राइक्स की झड़ी लग गई। कोई खास बड़ी हड़ताल इस दौरान? हाँ, सोर्स के मुताबिक भारत की ग्रेटेस्ट वर्किंग क्लास एक्शन इस दौर की थी। बॉम्बे में 2 अक्टूबर 1939 को हुई एंटी वॉर स्ट्राइक। इसमें 90,000 मजदूर शामिल हुए थे। 90,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है, और ये युद्ध के खिलाफ थी। हाँ, ये दिखाता है कि मजदूरों का नजरिया सिर्फ इकोनॉमिक डिमांड्स तक सीमित नहीं था, वो वॉर के खिलाफ भी पॉलिटिकली कॉन्शियस थे। मतलब पॉलिटिक्स में उनकी भागीदारी गहरी हो रही थी। बिल्कुल।
वर्किंग क्लास नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट से कदम मिलाकर चल रही थी और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में की रोल निभा रही थी, जैसे 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में। और सरकार का रिप्रेशन भी उतना ही सिवियर होता जा रहा था। फिर आया युद्ध का अंत, फैशिज्म की हार। तब तक भारतीय मजदूर वर्ग कॉलोनियल रूलर्स के खिलाफ एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, क्लास कॉन्शियस और अनकॉम्प्रोमाइजिंग फोर्स के रूप में उभर चुका था। दुनिया भर में नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स की लहर थी और भारत में भी आजादी का संघर्ष अपने चरम पर था। एक अनप्रेसिडेंटेड और सोर्स यहाँ फिर इररिस्पॉन्सिबल स्ट्रगल कहता है, शायद इसका मतलब है जिसे रोका ना जा सके, अनस्टॉपेबल, ऐसा संघर्ष फैल गया। हाँ, अनस्टॉपेबल या इररिप्रेसिबल जैसा कुछ होगा शायद। INA ट्रायल्स, RIN म्यूटिनी जैसी घटनाओं ने माहौल और गर्मा दिया। बिल्कुल। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या चल रहा था युद्ध खत्म होने के बाद? वहां भी शार्प इकोनॉमिक स्ट्रगल्स चल रहे थे, क्योंकि वॉर खत्म होते ही वॉर टाइम भर्तियों की लार्ज स्केल रिट्रेंचमेंट शुरू हो गई और वेजेस कम करने की कोशिशें हुईं। इसके खिलाफ मजदूरों ने जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाया। 1946 का साल तो हड़तालों का साल था। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को बॉम्बे के मजदूरों का खुला समर्थन मिला। अच्छा। ये दिखाता है कि सॉलिडेरिटी कितनी बढ़ गई थी। हाँ। AITUC की डिमांड्स क्या थी इस टाइम? हाँ। AITUC ने मांगे रखी, छटनी रोको, मिनिमम वेज लागू करो, 8 घंटे का वर्किंग डे हो, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाओ, ओल्ड एज पेंशन दो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दो और दूसरे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लागू करो। ये वो बुनियादी मांगे थीं जो एक वेलफेयर स्टेट से उम्मीद की जाती हैं। और सरकार का रवैया क्या था आजादी से ठीक पहले? कुछ नरम हुआ? बिल्कुल नहीं, बल्कि और सख्त हो गया शायद। सरकार ने पुलिस फायरिंग और दूसरे रिप्रेसिव मेजर्स का सहारा लिया। कई मजदूर इन संघर्षों में शहीद हुए। आजादी की सुबह ऐसे ही नहीं आई थी। और फिर 15 अगस्त 1947 आजादी, इसने वर्किंग क्लास के लिए क्या बदला? माहौल तो एकदम बदल गया होगा। पॉलिटिकल क्लाइमेट पूरी तरह बदल गया। आजादी से पहले लड़ाई कॉलोनियल मास्टर्स के खिलाफ थी। वो एक ब्रॉड पॉलिटिकल फ्रंट था जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके वर्कर तक सब इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव आजादी के लिए लड़ रहे थे। हाँ, दुश्मन साफ था। लेकिन आजादी के बाद अब लड़ाई किससे थी? आजादी के बाद न्यू पॉलिटिकल डायनामिक्स सामने आए। सत्ता आए कैपिटलिस्ट्स और लैंडलॉर्ड्स के हाथ में या उनके दबदबे वाले वर्ग के हाथ में, और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स मजदूरों के हितों से डायरेक्टली काउंटर थे, सीधे टकराव में थे। मतलब अब लड़ाई अपनों के बीच थी। क्लास स्ट्रगल और ज्यादा खुलकर सामने आ गया। हाँ, एक तरह से। तो वर्किंग क्लास के स्ट्रगल का ऑब्जेक्टिव भी बदल गया। हाँ, सोर्स के नजरिए से देखें तो अब ऑब्जेक्टिव बन गया कैपिटलिस्ट रूल को खत्म करना और सोशलिज्म लाना इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। इसे क्लास कॉन्शियसनेस के विकास के लिए एक प्री कंडीशन माना गया, जिसे शायद भारत के ज्यादातर मजदूरों ने अभी तक उस तरह महसूस नहीं किया था। ऐसा सोर्स का आकलन है। आजादी से उम्मीदें तो आसमान पर होंगी, लगा होगा अब राम राज्य आएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इमेंस होप्स एंड एस्पिरेशंस थी। लेकिन हुआ क्या? ह्यूज राइज इन प्राइसेस, महंगाई बढ़ी और रियल वेजेस में लगातार गिरावट आई। और जो रूलिंग क्लासेस थे उन्होंने नव आज़ाद देश में कैपिटलिज्म बनाने का रास्ता चुना, भले ही वो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था, जिसका बोझ आखिर में मेहनतकश जनता पर पड़ा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इससे टॉयलिंग मासेस को इमेंस हार्डशिप्स एंड सफरिंग झेलनी पड़ी और इसने आज़ादी के बाद भी पूरे देश में वर्किंग क्लास के पावरफुल रेजिस्टेंस को जन्म दिया। संघर्ष का दौर खत्म नहीं हुआ था, बस दुश्मन और लड़ाई का मैदान बदल गया था। तो ये थी कहानी भारत में वर्किंग क्लास के बनने की, उनके संघर्षों की, उनकी चेतना के विकास की। काफी टर्बुलेंट, उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही है। हाँ, और इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स और डीप रूटेड सोशल रियलिटीज सबका कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले दिखता है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक पूरा का पूरा सोशल क्लास बनता है और अपनी जगह के लिए लड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज़ादी के बाद के दशकों में श्रमिक आंदोलन का सफर कैसा रहा। ओके, तो अब हम आते हैं आज के भारतीय श्रमिक वर्ग, यानी कि इंडियन वर्किंग क्लास, उसकी नेचर और स्ट्रक्चर पर। इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। अपने पास जो सोर्सेज हैं वो इस पर काफी डिटेल्ड जानकारी देते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास निकलता है इसमें से। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये कि इंडिया का वर्किंग क्लास कोई एक सॉलिड ब्लॉक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सब एक जैसे हैं, मोनोलिथिक या होमोजीनियस ग्रुप जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब एक जैसा नहीं है। हाँ, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो मल्टी स्ट्रक्चरल है।
मतलब कई तरह के प्रोडक्शन सिस्टम्स एक साथ चल रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड भी है, अनऑर्गेनाइज्ड भी, ट्रेडिशनल भी, मॉडर्न भी। और फिर जो हमारी पुरानी सोशल आइडेंटिटीज हैं, जाति, धर्म, इलाका, भाषा, इन सब का बहुत गहरा असर पड़ा है कि वर्किंग क्लास का रूप कैसा बना है। अच्छा, इसी वजह से हमें यहाँ एक नहीं बल्कि कई तरह के श्रमिक वर्ग दिखते हैं और उनमें काफी फर्क है, काफी भिन्नता है। हाँ ये तो है। मतलब आप सोचिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर में और एक मान लीजिए ईंट भट्ठे पर काम करने वाला मजदूर बिहार में, दोनों टेक्निकली वर्कर हो सकते हैं, पर उनकी दुनिया, उनकी हकीकत बिल्कुल अलग है। तो सोर्सेज इन अंतरों को समझने के लिए क्या फ्रेमवर्क देते हैं? क्या कोई मुख्य फैक्टर है जो इनको बांटता है? शायद सैलरी या वेजेस वो एक बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वेजेस, हाँ, तनख्वाह का जो फर्क है वो एक बहुत बड़ा डिवाइडर है। सोर्सेस इसके आधार पर 4 मेन कैटेगरीज बताते हैं। 4 कैटेगरीज। ओके। हाँ। पहली कैटेगरी में वो वर्कर्स आते हैं जो बड़ी फैक्ट्रियों में या संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे कहते हैं, वहां परमानेंट जॉब्स पर है। और खास बात ये कि जिन्हें फैमिली वेज मिलता है। फैमिली वेज, ये क्या कॉन्सेप्ट है? मैं सुनने में तो अच्छा लग रहा है। वर्कर खुद का गुजारा कर सके, बल्कि अपने पूरे परिवार मतलब बीवी, बच्चे, उनका भी पालन पोषण कर सके, उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। अच्छा, मतलब बच्चों की ठीक ठाक पढ़ाई, रहने का खर्चा, ये सब उसमें आ जाता होगा। हाँ बिल्कुल। ये लोग ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी जो बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, सोचिए एनटीपीसी, भेल या बड़ी सरकारी बैंकों के परमानेंट स्टाफ। और मॉडर्न प्राइवेट सेक्टर्स में भी, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स या बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियां, इनकी जॉब सिक्योरिटी भी बेहतर होती है, बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते हैं। ओके, समझ गया। मतलब जिनकी एक तरह से पक्की नौकरी है, ठीक ठाक तनख्वाह है, घर सही से चल रहा है, ये वो लोग हैं जो शायद घर खरीदने की, गाड़ी लेने की सोच सकते हैं, बच्चों को ठीक स्कूल में भेज सकते हैं। एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में। ठीक है, ये हुई कैटेगरी 1। फिर दूसरी श्रेणी, ये शायद इससे काफी अलग होगी। हाँ बिल्कुल। दूसरी श्रेणी में एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है सॉस, इसे प्रीपोंडरेंट सेक्शन कहता है। यानी ज्यादातर लोग इसी में हैं जिन्हें फैमिली वेज नहीं मिलता। इनकी तनख्वाह बस इतनी होती है कि शायद अकेले अपना ही पेट पाल सके, या बहुत मुश्किल से। इसमें कौन लोग आते हैं? जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स। हाँ, जैसे मुंबई, अहमदाबाद की पुरानी मिलें। बिल्कुल। चीनी मिलें, कागज मिलों के कर्मचारी, और हैरानी की बात है कि चाय बागानों के परमानेंट वर्कर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। परमानेंट होके भी फैमिली वेज नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि सॉस कहता है कि वहाँ जो प्लांटेशन ओनर्स हैं वो एक अकेले वर्कर के लिए फैमिली वेज के नॉर्म को मानते ही नहीं है। उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि पूरे परिवार को किसी न किसी तरह काम से जोड़ा जाए, या फिर वर्कर को बहुत कम में गुजारा करना पड़े। अच्छा। तो सोचिए, असम या दार्जिलिंग की चाय बागान में काम करने वाले लोग, या किसी पुरानी चीनी मिल का वर्कर, इनकी तनख्वाह कम है, जॉब सिक्योरिटी शायद कैटेगरी 1 जैसी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि किनका गुजारा कैसे चलता होगा? अगर तनख्वाह पूरे परिवार के लिए काफी नहीं है, तो फिर क्या घर के बाकी लोग भी काम करते हैं, या कोई साइड काम जैसे थोड़ी खेतीबाड़ी या पशुपालन, कुछ ऐसा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही होता है, फैमिली वेज न मिलने का सीधा असर यही है। और यहीं से हम तीसरी कैटेगरी पर आते हैं, जो इनसे भी नीचे है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी। हाँ, ये वो लोग हैं जो वेज स्केल में सबसे नीचे हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक बहुत बड़ा ग्रुप आता है, और कैजुअल लेबर यानी दिहाड़ी मजदूर। हाँ, दिहाड़ी वाले। हाँ, ये कहाँ दिखते हैं हमें रोज? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, ईंट भट्टों पर, खदानों में, या शहरों में जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वहाँ। इनकी जॉब सिक्योरिटी तो आप समझिए लगभग 0 होती है। आज काम है, कल का पता नहीं। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ये तो हम रोज ही देखते हैं। अपने आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, वहाँ काम करने वाले मजदूर, या शहरों में सुबह सुबह जो लेबर चौक लगते हैं जहाँ मजदूर काम की तलाश में खड़े होते हैं, इनकी जिंदगी बहुत ही अनिश्चित, बहुत प्रिकेरियस होती है। और एक चौथी श्रेणी भी है जो इन सबसे भी नीचे है। सोर्स इन्हें रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर कहता है। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर? हाँ, ये वो लोग हैं जो फॉर्मल इकोनॉमी से लगभग बाहर हैं। क्या काम करते हैं? पेटी कमोडिटी प्रोडक्शन, जैसे घर पर कुछ छोटा मोटा सामान बनाकर बेचना, और पेटी ट्रेडिंग मतलब फेरी लगाना, हॉकिंग करना, सड़क किनारे सब्जी बेचना,
कबाड़ बीनना, रैग पिकिंग जिसे कहते हैं, रिक्शा चलाना, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है। और बस किसी तरह जिंदा रहने लायक कमाने के लिए, यानी सफिशिएंट सर्वाइवल वेज के लिए काम करते हैं। कोई तय आमदनी नहीं, कोई भरोसा नहीं। बाप रे, तो ये तो मतलब 4 अलग अलग लेवल हो गए, एक के ऊपर एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। सबसे ऊपर कुछ लोग फैमिली वेज वाले, फिर एक बड़ी संख्या उनसे नीचे वालों की, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल लेबर, और सबसे नीचे ये रिजर्व आर्मी। अच्छा, ये जो इतना बड़ा हिस्सा है कैटेगरी 2 और 3 का, जिन्हें फैमिली वेज नहीं मिलता, उसका नतीजा क्या होता है? आपने कहा था कि गुजारा मुश्किल होता है। सोर्स इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में और क्या बताता है? इसके 2-3 मुख्य नतीजे होते हैं, जैसा आपने पहले इशारा भी किया था। एक, या तो उस वर्कर को कहीं और से इनकम सप्लीमेंट करनी पड़ती है, अक्सर नॉन कैपिटलिस्ट या ट्रेडिशनल सेक्टर से। जैसे गांव में थोड़ी जमीन है तो उससे कुछ अनाज आ गया, या घर पर कुछ मुर्गियां पाल ली, अंडे बेच लिए या खा लिए, या गाय भैंस रख ली जिससे दूध का खर्चा निकल गया, या थोड़ा बेच भी लिया। अच्छा, ये एक तरीका हुआ। दूसरा रास्ता ये है कि वर्कर और उसके परिवार को अपना कंजम्पशन, अपनी ज़रूरतें जो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, उससे भी नीचे लानी पड़ती हैं। मतलब खाने पीने में कटौती, कपड़े लत्ते में कटौती, रहने सहने में कॉम्प्रोमाइज। और तीसरा नतीजा जो अक्सर होता है वो ये कि एक घर में एक से ज्यादा कमाने वाले होते हैं, मोर देन वन वेज अर्नर पर हाउस होल्ड। पति भी काम कर रहा है, पत्नी भी, कई बार बड़े बच्चे भी, सब मिलकर कमाते हैं, तब जाकर घर का खर्चा चल पाता है। सोर्स में दासगुप्ता का जिक्र शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में कि प्लांटेशंस या बीड़ी बनाने जैसे कामों में मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। और साथ ही वो खेती, मुर्गी पालन या दूध उत्पादन से भी अपनी कमाई को सप्लीमेंट करते हैं। ये भी लिखा है कि चाय बागानों में वर्कर्स को जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाते हैं, प्लॉट्स दिए जाते हैं, ताकि वो उस पर खेती कर सकें। ये तो एक तरह की स्ट्रैटेजी लगती है एम्प्लॉयर्स की तरफ से, थोड़ी सी जमीन दे दो ताकि वो खुद अपना कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर ले और हमें कम वेज देना पड़े। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बल्कि थोड़ी विडंबनापूर्ण आयरॉनिक बात सामने आती है। ये जो सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, जैसे गांव की खेती, घर का पशुपालन, जो अक्सर प्री कैपिटलिस्ट या ट्रेडिशनल तरीकों से होती हैं, वो असल में कैपिटलिस्ट सेक्टर को एक तरह की ट्रिब्यूट यानी नजराना दे रही हैं। नजराना? ट्रिब्यूट कैसे? ऐसे कि इन्हीं सप्लीमेंट्री इनकम्स की वजह से ऑर्गेनाइज्ड या सेमी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में वेजेस कम रखे जा सकते हैं। एम्प्लॉयर ये तर्क दे सकता है या सोच सकता है कि अरे तुम गांव से चावल तो ले ही आते हो या घर पर सब्जी तो उगा ही लेते हो, तो हम तुम्हें थोड़ी कम तनख्वाह देंगे तो भी चलेगा। वो जो सप्लीमेंट्री इनकम है वो एक तरह से मेन वेज को सब्सिडाइज कर रही है, उसे कम रखने में मदद कर रही है। अरे ये तो बड़ा गहरा पॉइंट है। मतलब गांव देहात की इकोनॉमी या घर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नॉन पेड वर्क, वो अनजाने में बड़ी इंडस्ट्रीज को कम सैलरी देने में हेल्प कर रहा है। ये तो सोचने वाली बात है कि सिस्टम कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कैसे काम करता है। अच्छा, ये तो हुई वेजेस की बात। क्या जॉब सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशंस में भी इतना ही फर्क है इन कैटेगरीज में? जमीन आसमान का फर्क है। सोर्सेज बिल्कुल साफ बताते हैं कि वेजेस के साथ साथ वर्किंग कंडीशंस में जबरदस्त वेरिएशन है। जिनकी तनख्वाह बेहतर है, कैटेगरी 1 वाले, उनकी जॉब सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है, काम करने की जगह थोड़ी बेहतर होती है, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की कैटेगरीज में आते हैं, 2, 3, 4, जॉब सिक्योरिटी घटती जाती है और वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब होती जाती हैं। खराब मतलब किस तरह की खराब? फिजिकल कंडीशंस या कुछ और भी? दोनों। एक तो फिजिकल कंडीशंस, गंदगी, भीड़ भाड़ वाली जगह, खतरनाक मशीनें बिना सेफगार्ड्स के। दूसरा, उन्हें अक्सर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोअर्जन यानी गैर आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। गैर आर्थिक दबाव मतलब सिर्फ कम तनख्वाह ही नहीं, बल्कि धौंस, धमकी, गाली गलौच, अपमान और कई बार पर्सनल बॉन्डेज यानी व्यक्तिगत बंधन जैसी स्थिति भी बन जाती है। जैसे किसी ठेकेदार से कर्जा ले लिया और फिर उसी के लिए बिना ठीक पगार किए बेमन से काम करना पड़ रहा है, छोड़ भी नहीं सकते। इसका सीधा असर उनके सिविल राइट्स पर पड़ता है। वो आज़ादी से अपनी बात नहीं रख पाते, संगठित नहीं हो पाते। मालिक या ठेकेदार का उनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। बाप रे, ये तो सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, ये तो मतलब ह्यूमन डिग्निटी का भी सवाल है कि पैसा भी कम और इज्जत भी नहीं। ये हायरार्की तो सिर्फ आर्थिक नहीं लग रही है, ये तो सामाजिक भी लग रही है। बिल्कुल।
और सेफ्टी मेजर्स में भी फर्क साफ दिखता है। सोर्स कहता है कि एक ही प्लांट या एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 अलग-अलग ग्रुप्स के वर्कर्स के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग-अलग हो सकते हैं। एक ही जगह पर। हाँ, जो परमानेंट स्टाफ है शायद उन्हें हेलमेट, जूते, ग्लव्स सब मिलेंगे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसी जगह वही काम कर रहा है, उसे शायद कुछ भी न मिले। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है ये। एक ही छत के नीचे काम करने वालों के लिए जान की कीमत अलग-अलग। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। और महिलाओं के बारे में क्या? क्या उनकी स्थिति इस स्ट्रक्चर में और भी मुश्किल होती है? हाँ, महिलाओं के लिए स्थिति अक्सर और भी बदतर होती है। सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाला और परेशान करने वाला उदाहरण देता है। अच्छा, क्या? एक स्टील प्लांट में वहां सेफ्टी रीजंस का हवाला देकर महिलाओं को परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर अलाउ नहीं करते। हाँ, कह दिया कि ये काम महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। में उन्हीं कंडीशंस में महिलाओं को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पर रखने में कोई दिक्कत नहीं है। कमाल है। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? मतलब सुरक्षा का बहाना बनाकर पक्की नौकरी, बेनिफिट्स वाली नौकरी नहीं दी, लेकिन उसी असुरक्षित माहौल में ठेके पर, शायद और भी कम पगार पर और बिना किसी बेनिफिट के काम करवाने में कोई हर्ज नहीं। ये तो साफ साफ एक्सप्लॉयटेशन है। ओके, तो इतने सारे डिविजन्स हैं, वेजेस के आधार पर, कंडीशंस के आधार पर, सिक्योरिटी के आधार पर। तो क्या लोग आसानी से एक कैटेगरी से दूसरी में जा पाते हैं? क्या मोबिलिटी है? जैसे कोई दिहाड़ी मजदूर मेहनत करके स्किल सीखकर परमानेंट नौकरी पा सकता है, या जो प्लांटेशन वर्कर है वो शहर आकर फैक्ट्री में अच्छी जॉब ले सकता है। हम सब तो यही उम्मीद करते हैं कि मेहनत से इंसान आगे बढ़ता है। हाँ, उम्मीद तो यही की जाती है कि अपवर्ड मोबिलिटी होगी, लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। लेकिन स्टडीज कुछ और ही कहानी बताती हैं जो थोड़ी निराशाजनक है। अच्छा, स्टडी थी, उसमें पाया गया कि इसका उल्टा ज्यादा सच है। रिवर्स टेंड्स टू बी ट्रू। उल्टा मतलब जिन रेगुलर एम्प्लॉयज ने नौकरी बदली उनमें से करीब 87% पहले भी रेगुलर एम्प्लॉय ही थे। सिर्फ 13% ही ऐसे थे जो कैजुअल लेबर की कैटेगरी से निकलकर रेगुलर बने थे। इससे सिर्फ 13%, 87% तो वहीं के वहीं रह गए या उसी लेवल पर मूव किए। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जहां है ज्यादातर वहीं फंसा रह जाता है। एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा हैं अच्छी जॉब्स में। काफी हद तक ऐसा ही लगता है। सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। हैरिस की कोयम्बटूर स्टडी में भी यही पैटर्न देखा। उन्होंने 826 घरों का सर्वे किया और पाया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में मूव करने के 20 से भी कम केस मिले। 826 घरों में से 20 से भी कम? हाँ, और ऐसा तब भी था जब उन लोगों के पास फैक्ट्री जॉब के लिए जरूरी स्किल्स भी थी, एक्सपीरियंस भी था और एजुकेशन भी थी। तो कमी किस चीज की थी? बिंगो। सोर्स कहता है राइट कनेक्शंस या सही सोशल नेटवर्क, जान पहचान, पहुंच, जुगाड़। ओह, ये तो अपनी जानी पहचानी कहानी है। पहचान या नेटवर्किंग वाली बात कि डिग्री है, काबिलियत है, पर अगर अंदर कोई जानने वाला नहीं, कोई रेफरेंस देने वाला नहीं, तो अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल। ये तो हम मिडिल क्लास में भी रोज देखते हैं। कॉलेज प्लेसमेंट से लेकर सरकारी नौकरियों तक हर जगह कनेक्शन की बात होती ही है। बिल्कुल, और ये रिक्रूटमेंट के तरीकों से सीधा जुड़ा है। जो बॉम्बे स्टडी थी प्राइवेट सेक्टर पर, उसमें पाया गया कि ज्यादातर भर्तियां फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के थ्रू होती हैं। सुब्रमण्यम और पपोला की अहमदाबाद स्टडी में तो ये आंकड़ा हिला देने वाला था। 91% नौकरियां दूसरे वर्कर्स द्वारा इंट्रोडक्शन से मिली थी। सोचिए, 100 में से 91 जॉब्स, 91%। बाप रे! मतलब अहमदाबाद में उस वक्त फैक्ट्री में नौकरी पाने का मेन तरीका ही जान पहचान था। तो फिर जिनके पास ये कनेक्शंस नहीं थे, जो शायद गांव से पहली बार शहर आए थे या जिनकी जाति या समुदाय के लोग उन फैक्ट्री में पहले से नहीं थे, वो तो इस सिस्टम से प्रैक्टिकली बाहर ही रह गए होंगे। एग्जैक्टली। ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को हाई वेज एम्प्लॉयमेंट से बाहर रखने का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म बन जाता है। और पब्लिक सेक्टर में भी जहां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए काफी भर्तियां होती है, उसका मतलब ये नहीं कि सबको बराबर का मौका, इक्वल एक्सेस मिल जाता है। कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट या दूसरे वंचित समूहों के लिए वहां भी एक्सेस आसान नहीं है। वहां भी अपने किस्म के नेटवर्क्स और शायद इनफॉर्मल तरीके काम करते होंगे। तो ये सोशल नेटवर्क और कनेक्शंस इतने जरूरी क्यों बन जाते हैं? ये बनते कैसे हैं? क्या इसका सोशल बैकग्राउंड से कोई लेना देना है, जैसे जाति या समुदाय? सोर्सेज इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, बहुत गहरा लेना देना है। सोर्सेज साफ कहते हैं कि भारतीय श्रमिक वर्ग बहुत डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से आया है और इसमें प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज यानी हमारी पुरानी गहरी पहचानें जैसे जाति, जातीयता, एथनिसिटी, धर्म, भाषा, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है
वर्किंग क्लास को शेप करने में। माना कि हाल के सालों में इनका असर शायद कुछ कम हुआ हो अर्बनाइजेशन और एजुकेशन के साथ, लेकिन सॉस कहता है कि ये अभी भी मौजूद हैं, परसिस्ट नंदलेस, और लेबर मार्केट को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। कैसे? ये रिक्रूटमेंट से कैसे जुड़ता है? ये सोशल नेटवर्क आखिर होता क्या है प्रैक्टिकल टर्म्स में? कौन होते हैं ये लोग? वही अहमदाबाद स्टडी 1973 इसका बड़ा कॉन्क्रीट जवाब देती है। याद है वो 91% नौकरियां जो इंट्रोडक्शन से मिली थी? हाँ, 91%। उस स्टडी ने आगे एनालाइज किया कि ये इंट्रोडक्शन आखिर करवाया किसने। तो पता चला 35% मामलों में परिचय कराने वाला कोई खून का रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन था, भाई, चाचा, मामा। 44% मामलों में वो उसी जाति, सेम कास्ट का था। 12% मामलों में वो उसी मूल स्थान, नेटिव प्लेस यानी गांव या इलाके का था। और दोस्तों ने सिर्फ 7% मामलों में मदद की थी। अरे बाप रे, 44% सेम कास्ट, 35% ब्लड रिलेशन, 12% सेम प्लेस। ये तो 91% में से लगभग 91% ही हो गया। मतलब जान पहचान भी ओवरवेलमिंगली अपनी जाति, बिरादरी या गांव घर वालों तक ही सीमित है। दोस्ती यारी के रोल तो बहुत ही कम है। ये तो दिखाता है कि समाज कितना डिवाइडेड और क्लोज नेटवर्क्स में बटा हुआ है। बिल्कुल। और कई दूसरी स्टडीज जैसे गौर की स्टडी ने भी नौकरी दिलाने में किनशिप टाइज यानी नातेदारी संबंधों की डोमिनेंट भूमिका बताई है। और मजे की बात यह है कि ये नेटवर्क सिर्फ नौकरी दिलाने में ही नहीं, बल्कि नौकरी में प्लेसमेंट यानी किस लेवल की जॉब मिलेगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी, इसमें भी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ एंट्री मिलना ही नहीं, बल्कि एंट्री के बाद आप सीढ़ी पर कहाँ खड़े होंगे ये भी नेटवर्क तय कर सकता है। ये कैसे होता है? हाँ, शर्मा की एक स्टडी है जिसने पुणे, कोटा, बॉम्बे, अहमदाबाद और बैंगलोर में कई इंडस्ट्रीज को कवर किया। उसमें पाया गया कि 61% श्रमिक अपर कास्ट हिंदूज थे। 61%? हाँ। केरल की एक स्टडी ने भी यही पैटर्न दिखाया कि जो हायर इनकम जॉब्स हैं उनमें ऊंची जातियों का दबदबा है, जबकि दलित, आदिवासी ज्यादातर लो वेज जॉब्स में ही मिलते हैं। और जो मिडिल कास्ट्स हैं वो मिडिल से लेकर बॉटम लेवल की जॉब्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये एक तरह का वर्टिकल सेग्रीगेशन दिखाता है जॉब्स के अंदर भी, कास्ट लाइंस पर। और सरकारी नौकरियों में? वहां तो रिजर्वेशन पॉलिसी भी है दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों के लिए। क्या वहां स्थिति बेहतर है? रिजर्वेशन से कुछ सुधार जरूर हुआ है रिप्रेजेंटेशन में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सोर्स कहता है कि वहां भी बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में अभी भी पूरा नहीं है, खास तौर पर हायर लेवल जॉब्स में। और एक और चिंताजनक बात यह है कि ऐसा लगता है कि क्लास 3 और क्लास 4 नौकरियों में एक तरह का कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर अभी भी चल रहा है। जैसे सफाई कर्मचारी की नौकरियां देखिए, सोर्स इशारा करता है कि ये नौकरियां अक्सर दलितों और आदिवासियों के लिए अनस्पोकन रूप से रिजर्व्ड जैसी ही रहती हैं। मतलब ये मान लिया जाता है कि ये काम तो वही करेंगे। ओह, जैसे सोर्स में और भी उदाहरण दिए हैं, शायद कि कोयला खदानों में कोयले की ढुलाई जैसा भारी कमर तोड़ शारीरिक काम दलित और आदिवासी करते हैं, या स्टील प्लांट में कोक ओवन और ब्लास्ट फर्नेस की भयानक गर्मी में प्रोडक्शन का काम मुख्य रूप से आदिवासी और दलित करते हैं। ये क्यों होता है? ये सबसे मुश्किल और गंदे या खतरनाक माने जाने वाले काम इन्हीं ग्रुप्स को क्यों मिलते हैं ज्यादातर? देशपांडे इसे प्री लेबर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक से जोड़ते हैं, यानी लेबर मार्केट में एंटर करने से पहले की स्थितियां, जैसे एजुकेशन का लेवल और लैंड होल्डिंग, जमीन का मालिकाना। हाँ, ये तो समझा जा सकता है। जाहिर है जिनके पास हिस्टोरिकल एडवांटेज रहा है, जिनके पास ज्यादा जमीन और बेहतर शिक्षा के मौके थे, अक्सर ऊंची जातियां, वो बेहतर तनख्वाह वाले ज्यादा स्किल्ड जॉब्स में पहुंच गए। ये तो लॉजिकल लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट? ट्विस्ट ये है, और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है सोर्स का, कि अगर आप दो लोगों को लें, एक ऊंची जाति का और एक नीची जाति का, और मान लें कि दोनों के पास कंपैरेबल यानी लगभग बराबर लेवल की एजुकेशन और लैंड होल्डिंग है, हाँ। तब भी ऊंची जाति के वर्कर को नीची जाति के वर्कर की तुलना में हायर सेगमेंट ऑफ वेज यानी ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों?
जब क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड करीब करीब एक जैसा है फिर भी फर्क, ये कैसे पॉसिबल है? वजह वही है, रिक्रूटमेंट में कास्ट टाइज की कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस। वही कनेक्शंस वाली बात घूम फिर के आ जाती है। आपकी क्वालिफिकेशन भले ही बराबर हो, लेकिन अगर आपका सोशल नेटवर्क, जो अक्सर आपकी जाति या समुदाय से जुड़ा है, ज्यादा पावरफुल है या सही जगह पर है, तो वो आपको बेहतर अवसर दिला सकता है। ओह, शायद इंटरव्यू में प्रेफरेंस मिल जाए, या वैकेंसी की खबर पहले मिल जाए, या कोई अंदर से सिफारिश कर दे। वो नेटवर्क एक सोशल कैपिटल की तरह काम करता है। समझ गया। मतलब मेरिट या क्वालिफिकेशन सिर्फ एक हिस्सा है कहानी का। आपका सोशल नेटवर्क, जो काफी हद तक आपकी जाति से तय होता है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि आपको कौन सी नौकरी मिलेगी और कितनी सैलरी मिलेगी। ये तो इनइक्वालिटी को और गहरा करता है, उसे परपेचुएट करता है। बिल्कुल। और सोर्स जाति के 2 और फंक्शंस बताता है इस कॉन्टेक्स्ट में। पहला, ये अलग अलग तरह की जॉब्स के लिए चीप लेबर की सप्लाई बनाए रखने में मदद करती है, और ये भी इंश्योर करती है कि वेजेस जरूरत से ज्यादा ना बढ़ें। कैसे? दूसरे शब्दों में, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे आदिवासी और दलित, उनकी जो दबी हुई सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं, डिप्रेस्ड कंडीशंस हैं, उनकी जो मजबूरी है, उनकी जो वल्नरेबिलिटी है, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को ऐसा लेबर पूल देती है जिनसे केवल सबसिस्टेंस लेवल, यानी बस गुजारे लायक मजदूरी पर काम करवाया जा सके। नाथन का हवाला दिया गया है इसके लिए। उनकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है लेबर कॉस्ट कम रखने के लिए। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। मतलब एक पूरे सामाजिक समूह की मजबूरी का फायदा उठाकर लेबर कॉस्ट कम रखी जा रही है। हाँ, तो जाति एक तरफ समाज के निचले तबकों को, श्रमिक वर्ग के भी सबसे निचले पायदान, लोअर स्ट्राटा पर बनाए रखने में मदद करती है, वहीं दूसरी तरफ ऊंची जातियों को लेबर मार्केट में एक तरह का प्रिविलेज, एक बढ़त मिलती है। सोर्सेज इसे बहुत पावरफुली कहता है कि कास्ट सिर्फ शादी ब्याह या कहाँ रहते हैं, रेजिडेंस का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरह के लेबर की सप्लाई पैदा करने और चैनलाइज करने के लिए सोशल रिलेशंस का एक कंटिन्यूइंग पूल है। ये लगातार श्रम को रिप्रोड्यूस कर रहा है एक खास हायरार्किकल तरीके से। वाह, ये तो वाकई काफ़ी गहरा एनालिसिस है कि कैसे सदियों पुरानी सोशल स्ट्रक्चर्स आज भी हमारी इकोनॉमिक रियलिटी को, लेबर मार्केट को अंदर तक शेप कर रही हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का खेल नहीं है, ये डीपली सोशियो इकोनॉमिक है, जहां सोशल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक आउटकम्स बुरी तरह से गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। और ये सारी परतें, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें भारतीय श्रमिक वर्ग की असलियत को सच में समझना है। सही बात है। चलिए अब इसी समझ के साथ आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। ठीक है, तो अब हम भारत में वर्किंग क्लास पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ग कैसे बना, इसकी क्या चुनौतियां रहीं और आज इसकी क्या स्थिति है। तो एम होल्मस्ट्रॉम ने वर्किंग क्लास को परिभाषित किया है, एक ऐसा समूह जिनकी आर्थिक स्थिति कमोबेश एक जैसी होती है, और यही बात उन्हें प्रॉपर्टी ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयर्स जैसे दूसरे ग्रुप से अलग करती है। सही। इसमें जाहिर है इंडस्ट्रियल मजदूर तो आते ही हैं, पर कभी कभी दूसरे सैलरी पाने वाले और छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी गिने जा सकते हैं। बिल्कुल। और इस वर्किंग क्लास की जब बात होती है तो उनकी मोबिलाइजेशन, यानी उनका अपने हक के लिए संगठित होना, ये बहुत अहम हो जाता है। मोबिलाइजेशन, हाँ। ये मोबिलाइजेशन असल में उनके वेलफेयर और बेटरमेंट के लिए होती है। मतलब समाज में अपने काम की जगह पर उनकी भागीदारी बढ़े ताकि वो अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकें, वो रुकावटें हटा सकें जो उनके विकास में बाधा डालती हैं। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स अपनी मांगों के लिए एकजुट होते हैं, कुछ वैसा ही। हाँ बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए, अपनी आवाज उठाना, संगठित होकर। हाँ, और ये समस्याएं भी, जैसा मतलब सोर्सेज बताते हैं, 2 तरह की हो सकती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ बिल्कुल। इंटरनल समस्याएं मतलब जो सीधे काम की जगह से जुड़ी हैं, सैलरी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, बोनस। राइट। जैसे सोचिए किसी फैक्ट्री में दिवाली बोनस कम मिला तो सारे वर्कर्स मिलकर मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखते हैं। ये एक इंटरनल इशू हो गया। बिल्कुल सही उदाहरण है। ये एकदम काम से जुड़ा मुद्दा है। और एक्सटर्नल समस्याएं वो हैं जो काम के अलावा उनकी जिंदगी की जरूरतों से जुड़ी हैं। अच्छा, जैसे सोशल सिक्योरिटी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, मनोरंजन के साधन कहाँ से जुटाएं, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी मिल रही हैं, रिटायरमेंट के बाद गुजारा कैसे होगा, ये सब भी वर्किंग क्लास के लिए बड़े मुद्दे होते हैं। हाँ ये तो है। आप सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर के लिए अपने बच्चे को ठीक ठाक स्कूल में भेजना
या परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर इलाज का खर्च उठाना कितनी बड़ी चुनौती है। ये एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। बिल्कुल, ये काम की जगह से बाहर की दुनिया के दबाव हैं। और ये समस्याएं वक्त और जगह के हिसाब से बदलती भी है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बदलती हैं। मतलब जो दिक्कतें इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत में मजदूरों को झेलनी पड़ती थीं, वो आज के दौर के वर्कर्स की दिक्कतों से काफी अलग होंगी। हाँ, पहले शायद काम के घंटे बहुत ज्यादा थे, 12-14 घंटे। सेफ्टी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था शायद। सही बात है। और आज एक आईटी कंपनी में काम करने वाले की समस्याएं एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करने वाले से अलग होंगी। हाँ, ये तो है। आईटी वाले के लिए शायद वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ, डेडलाइंस का प्रेशर बड़ा मुद्दा हो, जबकि प्लांट वर्कर के लिए सेफ्टी गियर है या नहीं, जॉब सिक्योरिटी कितनी है, मिनिमम वेज मिल रहा है या नहीं, ये ज्यादा अहम हो सकता है। सही। इसी तरह भारत के मजदूरों की समस्याएं अमेरिका या यूरोप के मजदूरों से अलग होंगी। वहाँ शायद यूनियन ज्यादा मजबूत हो, सोशल सिक्योरिटी बेहतर हो। और यहाँ जॉब सिक्योरिटी और मजदूरी ही अक्सर सबसे बड़ी चिंता बनी रहती है। इसे ही समस्याओं का टेम्पोरल एंड स्पेशियल डायमेंशन कहते हैं, समय और स्थान के साथ बदलता स्वरूप। अच्छा, यहीं पर ट्रेड यूनियन का रोल आता है फिर? बिल्कुल, ये एक तरह से मजदूरों के इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। इनका मुख्य काम होता है फैक्ट्री मालिकों और सरकारों पर दबाव बनाना। प्रेशर ग्रुप्स जैसे? हाँ, प्रेशर ग्रुप्स कह सकते हैं। उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, बातचीत करना ताकि मजदूरों का भला हो सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है ना कॉलोनी में। हाँ, RWA वाला एग्जाम्पल सही है, जो लोकल अथॉरिटी से बात करती है पानी, बिजली, सफाई के इश्यूज पर। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि भारत में ट्रेड यूनियन बनने में काफी देर लगी। हाँ, क्यों? इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही देर से शुरू हुआ, यूरोप के मुकाबले काफी बाद में। अच्छा। दूसरा, जो इंडस्ट्री थी भी वो बहुत बिखरी हुई थी, फ्रैगमेंटेड थी, छोटी छोटी बहुत सारी फैक्ट्रियां, अलग अलग मालिक, तो मजदूरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना मुश्किल था। हाँ, ये बात तो है, ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल रहा होगा। तीसरा, उस वक्त विदेशी शासन था अंग्रेजों का, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मजदूर संगठित हों। उन्हें लगता था ये उनके राज के लिए खतरा है, तो उन्होंने इसे डिस्करेज किया। मतलब दबाने की कोशिश की। हाँ, और चौथा, शुरुआत में ऐसे कानून भी नहीं थे जो ट्रेड यूनियन बनाने में मदद करते। हाँ, कोई एनेबलिंग लेजिस्लेशन नहीं थी उस वक्त। बिल्कुल। तो ये क्लास बनी कैसे फिर? इसका उदय कैसे हुआ भारत में? चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। आखिर भारत में ये वर्किंग क्लास पैदा कैसे हुई? ये सीधे सीधे जुड़ा है पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली यानी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से। हाँ, जिसे हम आम भाषा में फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं। मतलब बिना फैक्ट्री वाली इंडस्ट्री के, जिसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, वर्किंग क्लास उस रूप में नहीं हो सकती थी। हाँ, काम करने वाले लोग यानी वर्किंग पीपल तो हमेशा से थे। बिल्कुल। 19वीं सदी के मध्य तक भारत में कारीगर थे, दस्तकार थे, खेतीहर मजदूर थे, ये सब वर्किंग पीपल थे। हाँ। लेकिन जिसे हम मॉडर्न वर्किंग क्लास कहते हैं, वो उस तरह से मौजूद नहीं थी। अच्छा। ये मॉडर्न वर्किंग क्लास इसलिए मॉडर्न थी क्योंकि इसमें लेबर का ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन अपेक्षाकृत आधुनिक था, फैक्ट्री सिस्टम था। राइट। और लेबर के लिए बाजार भी अपेक्षाकृत फ्री था। मतलब थ्योरेटिकली मजदूर कहीं भी काम करने के लिए आजाद था, बंधुआ नहीं। और इसकी शुरुआत हुई प्लांटेशंस यानी बागानों से। हाँ, जैसे चाय, कॉफी, नील। हाँ, और फिर रेलवे। और फिर रेलवे ने। इन दोनों ने भारत में कॉलोनियल कैपिटलिज्म यानी औपनिवेशिक पूंजीवाद का दौर शुरू किया। एग्जैक्टली। लेकिन मजे की बात यह है, जैसा सोर्सेज इशारा करते हैं, कि इन शुरुआती जगहों पर लेबर कैपिटलिज्म की फ्री मार्केट वाली आइडियोलॉजी के बिल्कुल उलट ज्यादातर अनफ्री था, बंधुआ जैसा था। अनफ्री लेबर मतलब मजदूर आजाद नहीं थे। असम के चाय बागानों के किस्से सोचिए, कैसे लोगों को जबरदस्ती धोखे से लाया जाता था और फिर उन्हें वहां से जाने ही नहीं दिया जाता था। बहुत शोषण होता था। वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता था पर असल में बंधुआ जैसा ही था। ओ, ये तो बहुत बुरा था। हाँ, और ब्रिटिश व्यापार नीतियों का एक और बड़ा असर हुआ। भारत का जो सदियों पुराना ट्रेडिशनल हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग था, वो बर्बाद हो गया। हाँ, मैनचेस्टर वाले कपड़े की वजह से। बिल्कुल। मैनचेस्टर से मशीन का बना सस्ता कपड़ा आया तो यहाँ के बुनकर बेजार हो गए। लाखों कारीगर, बुनकर, कुम्हार, लोहार बेरोजगार हो गए। उनके पास गांव जाकर खेती में मजदूरी करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा।
और जमीन पर बोझ बढ़ गया होगा फिर? हाँ, इससे जमीन पर आबादी का बोझ बहुत बढ़ गया, कृषि पर दबाव बढ़ा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के पारंपरिक आर्थिक ढांचे के खंडहरों पर ही आधुनिक उद्योगों की नींव रखी गई। हाँ, बिल्कुल सही। ये वो लोग थे जो अपनी जमीन और पारंपरिक हुनर दोनों खो चुके थे और अब शहरों में नई फैक्ट्रियों में मजदूरी करने आ रहे थे। और इस विकास को हम कुछ चरणों में बांटकर देख सकते हैं शायद। हाँ, सोर्सेज इसे कुछ फेजेस में बांटते हैं। पहला चरण था शुरुआती या निर्माणाधीन चरण, जिसे फॉर्मेटिव फेज कहा गया है। फॉर्मेटिव फेज। इस दौर में ब्रिटिश पूंजी ने पुरानी अर्थव्यवस्था को तो तोड़ दिया, लेकिन उसकी जगह कोई मजबूत आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तुरंत खड़ी नहीं हुई। एक खालीपन सा आ गया। और जैसा हमने बात की, लाखों बर्बाद कारीगर और शिल्पकार खेती की ओर भागे। हाँ, फिर जब रेलवे लाइनें बिछने लगी, कुछ कपड़ा मिलें, जूट मिलें खुली, तो इन्हीं गांव के गरीब बेदखल हुए लोगों का एक हिस्सा शहरों में आकर इन आधुनिक उद्योगों में मजदूर बना। बिल्कुल, ब्यूकैनन का वो कोट बड़ा सटीक लगता है। The factory working group certainly comes from the hungrier half of the agricultural population. अच्छा, कृषि आबादी के भूखे आधे हिस्से से आता है। मतलब सबसे गरीब तबका। हाँ, जिनके पास कोई और चारा नहीं था। और उस समय की सामाजिक संरचना, खासकर जाति व्यवस्था का असर भी साफ दिखता है। हाँ, वो कैसे? 1890 की एक फैक्ट्री कमीशन रिपोर्ट का जिक्र मिलता है सोर्सेज में। वो बताती है कि जूट, कपास, हड्डी और कागज मिलों, चीनी कारखानों, हथियार फैक्ट्रियों में ज्यादातर मजदूर निचली मानी जाने वाली जातियों से थे, जैसे बागड़ी, तेली, मोची, कैबरता, बैरागी, संकरा। और खदानों में काम करने वाले ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग थे। ये दिखाता है कि सामाजिक हायरार्की काम के बंटवारे में भी झलक रही थी। मतलब जो समाज में हाशिए पर थे, वही इन नए मुश्किल कामों में धकेले जा रहे थे। ज्यादातर ऐसा ही था। इस शुरुआती दौर में बागानों और खदानों के मजदूरों पर ध्यान कम गया, शायद इसलिए कि वो शहरों से दूर थे, जंगलों पहाड़ों में थे। हाँ, पहुंच से बाहर थे। हाँ, तो समाज सुधारकों या पत्रकारों की नजर उन तक आसानी से नहीं पहुंचती थी। थोड़ी बहुत हलचल जूट और कपास फैक्ट्रियों में दिखी, जो बड़े शहरों के पास थीं। अच्छा। यहाँ कुछ परोपकारी फिलैंथ्रोपिक लोगों ने मजदूरों की दशा सुधारने की कोशिश की। बॉम्बे और नागपुर में कपड़ा मजदूरों ने कभी कभार अपनी मांगों के लिए काम बंद भी किया, यानी छोटी मोटी हड़तालें हुईं। तो ये शुरुआती कोशिशें थी। हाँ, इसे हम सेल्फ मोबिलाइजेशन यानी स्वतः स्फूर्त संगठन का दौर कह सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड यूनियन नहीं थी, बस लोग खुद ही कभी कभी आवाज उठा लेते थे। इसके बाद आता है दूसरा चरण, वर्किंग क्लास का उभार, इमर्जेंस वाला फेस। बिल्कुल, वर्किंग क्लास इमर्जेंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फैक्ट्रियों के आसपास मजदूरों का जमावड़ा बढ़ने लगा, कॉन्सेंट्रेशन हुआ और माइग्रेशन भी। हाँ, और गांव छोड़कर काम की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे, माइग्रेशन हुआ। लेकिन यहाँ भारत और यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन के अनुभव में एक बड़ा फर्क था, जो समझना जरूरी है। क्या फर्क था, ये जानना दिलचस्प होगा। देखिए, यूरोप में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कारीगर अपने पारंपरिक काम से उखड़े थे, डिस्प्लेस्ड हुए थे। पर वो गांवों में वापस नहीं धकेल दिए गए। उन्हें शहरों में बनी नई फैक्ट्रियों में काम मिल गया, वो उसमें अब्जॉर्ब हो गए। अच्छा। भारत में क्या हुआ कि बर्बाद हुए कारीगरों का बहुत छोटा हिस्सा ही नई फैक्ट्रियों में आ पाया। ज्यादातर तो खेती में ही समा गए या बेरोजगार रह गए। ओह, ये तो बड़ा अंतर है। हाँ, और दूसरा बड़ा अंतर ये था कि भारत में पारंपरिक कुटीर उद्योग के विनाश और आधुनिक उद्योगों के पनपने के बीच लगभग 2-3 पीढ़ियों का गैप आ गया। 2-3 पीढ़ी का गैप? इसका क्या मतलब हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जो कारीगर पीढ़ियों से कोई खास हुनर रखते थे, जैसे कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु का काम करना, उनकी अगली पीढ़ियों ने वो हुनर खो दिया, स्किल लॉस हो गया। और जब ये लोग बाद में फैक्ट्रियों में आए तो वो अनस्किल्ड लेबर की तरह आए, बिना किसी शुरुआती कौशल के। ये भारत के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ा नुकसान था। ये बात तो वाकई सोचने वाली है, कौशल का नुकसान। और एक और दिलचस्प पहलू जो सोर्सेज में भरता है वो ये कि ये भारतीय वर्किंग क्लास फैक्ट्री में तो आधुनिक मशीनें चला रही थी, एक मॉडर्न इकोनॉमिक काम कर रही थी। हाँ, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में, उनके सोचने के तरीके में काफी हद तक पारंपरिकता और रूढ़िवादिता बनी रही। बिल्कुल, जाति, धर्म, अंधविश्वास जैसी चीजें उनके जीवन का हिस्सा बनी रहीं। मतलब हो सकता है फैक्ट्री में अलग अलग जाति के लोग साथ काम कर रहे हो, एक ही मशीन पर। हाँ, काम तो साथ कर रहे हैं, लेकिन घर जाकर अपनी जाति के नियम कायदे मान रहे हों, शादी भी अपनी ही जाति में कर रहे हों, ये दोहरापन दिखता है।
ये ड्युअलिटी थी। और इस दौर में मोबिलाइजेशन कैसी थी? शुरुआत में बहुत लोकलाइज्ड थी, यानी एक ही फैक्ट्री या शहर तक सीमित। स्पोरैडिक थी, यानी कभी कभार होने वाली। और स्पॉन्टेनियस थी, यानी बिना किसी प्लान के अचानक भड़क उठने वाली। मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं था? नहीं, कोई ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन नहीं थी। जो भी गतिविधियां होती थीं वो अक्सर बाहर के फिलांथ्रोपिक संगठनों द्वारा या किसी नेता द्वारा निर्देशित होती थीं। इसीलिए इसे वॉलंटरिस्टिक फेज यानी स्वैच्छिक चरण भी कहा गया है। अच्छा, वॉलंटरिस्टिक फेज। लेकिन 1890 का दशक आते आते हड़तालें इतनी आम हो गईं कि ब्रिटिश अधिकारी परेशान होकर इसे स्ट्राइक मेनिया यानी हड़तालों का पागलपन कहने लगे थे। स्ट्राइक मेनिया मतलब काफी बढ़ गई थी हड़तालें। हाँ, फिर एक बड़ा मोड़ आया 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ। हाँ, बंगभंग आंदोलन। बिल्कुल, इसने जबरदस्त जन आक्रोश पैदा किया और बड़े पैमाने पर एक नेशनलिस्ट उभार आया। अब जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने मजदूरों को भी स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने की कोशिश शुरू की। उन्हें लगा कि मजदूर एक बड़ी ताकत बन सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। मतलब पॉलिटिक्स और लेबर मूवमेंट जुड़ने लगे। हाँ, इस पॉलिटिकल माहौल ने भारतीय वर्किंग क्लास को अपने इकोनॉमिक संघर्षों को आगे बढ़ाने और उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान देने में मदद की। और फिर आया पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर I। इसका क्या असर हुआ? इसने भारत में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को और तेज कर दिया। भारतीय उद्योगपतियों को नए मौके मिले, लड़ाई के लिए सामान बनाने के ठेके मिले, विदेशी माल आना कम हुआ तो देसी सामान के लिए बड़ा बाजार खुल गया। अच्छा, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो अच्छा हुआ। हाँ, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मजदूरों के लिए ये मुश्किल दौर था। महंगाई आसमान छू रही थी, चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गईं। इन्फ्लेशन? हाँ, इन्फ्लेशन बहुत था, जिससे उनकी असली मजदूरी रियल वेजेस घट गई। मतलब पैसों में शायद थोड़ी बढ़ोतरी हुई हो, पर उससे सामान पहले से कम आता था। उनकी खरीदने की शक्ति कम हो गई। ये तो बहुत मुश्किल हालात थे। बिल्कुल। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले ही कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने मजदूरों को संगठित करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं, जैसा सोर्सेज में जिक्र है। हाँ, जैसे बंगाल में शशिपद बैनर्जी, बॉम्बे में NM लोखंडे, जिन्होंने बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन बनाई थी, जो शायद भारत का पहला मजदूर संगठन था। अच्छा, बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन। बंगाल में ब्रह्मो समाज ने वर्किंग मेंस मिशन और वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूशन जैसे प्रयास किए। लोकमान्य तिलक ने भी 1908 में हड़ताली मजदूरों के बचाव के लिए बॉम्बे मिल्स हैंड डिफेंस एसोसिएशन बनाई थी। तो कोशिशें हो रही थी, लेकिन शायद वो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं थी। हाँ, उतनी नहीं। पहला, जिसे हम आज की भाषा में प्रॉपर ट्रेड यूनियन कह सकते हैं, वो 1918 में मद्रास में बना, मद्रास लेबर यूनियन। 1918 मद्रास लेबर यूनियन किसने बनाई थी? इसे BP वाडिया ने स्थापित किया था, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े थे। अच्छा, BP वाडिया। इसके बाद आता है तीसरा चरण, वर्किंग क्लास का कंसोलिडेशन यानी सुदृढ़ीकरण। हाँ, कंसोलिडेशन इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट का फेज। और ट्रेड यूनियन आंदोलन की असली शुरुआत। इसके बैकग्राउंड में कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं थी, जैसे 1917 की रूस की समाजवादी क्रांति। बिल्कुल, उसका बड़ा असर था। उसने दुनिया भर के मजदूरों को प्रेरित किया। फिर 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का बनना। ILO का गठन। हाँ, और भारत में भी आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। बड़े पैमाने पे जन आंदोलन और मजदूरों के संघर्ष चल रहे थे। इसी माहौल में 1920 में AITUC बना। हाँ, 1920 में भारत का पहला अखिल भारतीय स्तर का मजदूर संगठन बना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। इसके बनने में लाला लाजपत राय, NM जोशी जैसे नेताओं का बड़ा हाथ था। AITUC एक बड़ा माइलस्टोन था। TLA का गठन हुआ, जिसे मजदूर महाजन संघ भी कहते हैं। हाँ, गांधी जी वाला TLA। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर आधारित था, यानी ये विचार कि उद्योगपति संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि समाज के ट्रस्टी हैं और उन्हें मजदूरों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ट्रस्टीशिप। TLA ने हड़ताल की जगह आपसी बातचीत और आर्बिट्रेशन पर ज्यादा जोर दिया और 1920 तक बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 13 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। 13 लाख काफी बड़ी संख्या थी। हाँ, इन संगठित यूनियनों के बनने से मजदूर मोबिलाइजेशन को एक नई दिशा मिली, एक स्ट्रक्चर मिला। 1920 के दशक के आखिर तक 125 से ज्यादा ट्रेड यूनियन बन चुकी थी। 125 से ज्यादा? हाँ,
AITU को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी काफी समर्थन मिला। बताया जाता है कि लगभग 107 यूनियन या तो AITU से जुड़ी थी या उससे सहानुभूति रखती थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता AITU के अध्यक्ष भी रहे। जैसे लाला लाजपत राय खुद पहले अध्यक्ष थे, फिर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष रहे। ओ, मतलब कांग्रेस और AITUC में काफी करीबी थी। हाँ, शुरुआती दौर में थी। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, 1926 से 1929 का जो दौर था, वो मजदूर वर्ग के संघर्षों का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। क्यों? इसी दौरान भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन भी मजबूत हुआ और उसका प्रभाव ट्रेड यूनियन आंदोलन पर साफ दिखने लगा। AITUC के अंदर भी वामपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। अच्छा, मतलब विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई थी। हाँ, कुछ हद तक। इसी दौर में सरकार को इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास करना पड़ा। हाँ, ये कानून जरूरी था। बिल्कुल। इससे ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता मिली, उनके रजिस्ट्रेशन का प्रावधान हुआ और उन्हें कुछ अधिकार और सुरक्षा मिली। लेकिन फिर 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। हाँ, महामंदी 1931-36। ये पूंजीवाद का तब तक का सबसे गहरा संकट था। इसका असर भारत पर भी पड़ा। किसानों की खरीदने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई। तो उद्योगों पे भी असर पड़ा होगा। जाहिर है, उद्योगों में माल बिकना बंद हो गया, तो फैक्ट्रियों ने बड़े पैमाने पे छटनी शुरू कर दी और जो मजदूर बचे उनकी तनख्वाहें काट दी। ओह, फिर से मुश्किल दौर। हाँ, मजदूरों में भारी बेचैनी, गुस्सा और निराशा फैल गई। इस दौर में हड़तालें भी खूब हुईं, लेकिन मंदी की वजह से वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। कंपनियों के पास बहाना था कि बिजनेस ही नहीं है। इसके बाद आता है चौथा चरण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का। बिल्कुल, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 फेज। फासीवाद की हार और युद्ध खत्म होने के बाद और भारत की आजादी के करीब आते आते भारतीय वर्किंग क्लास एक ज्यादा संगठित, ज्यादा वर्ग जागरूक, क्लास कॉन्शियस और साम्राज्यवाद विरोधी ताकत के रूप में उभरी। क्लास कॉन्शियस मतलब अपने वर्ग हितों को लेके ज्यादा सचेत। हाँ, आजादी की लड़ाई में भी मजदूरों ने अहम भूमिका निभाई थी, जैसे 1946 की नौसेना विद्रोह के समर्थन में हुई हड़तालें। आजादी के बाद समीकरण बदले होंगे फिर। बिल्कुल। अब अंग्रेज चले गए थे, अपनी सरकार थी, राज्य यानी सरकार अब इंडस्ट्री और वर्किंग क्लास के बीच के रिश्तों में एक तरह से अकेली मध्यस्थ बन गई। सोल आर्बिट्रेटर। हाँ, सरकार की मुख्य चिंताएं थी देश का आर्थिक विकास हो, औद्योगिक शांति बनी रहे ताकि प्रोडक्शन ना रुके, ताकि डेवलपमेंट हो सके। हाँ, और मजदूरों व मैनेजमेंट के बीच जो झगड़े हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हों, उनका निपटारा ठीक से हो। इसी सोच के साथ सरकार ने कई कानून बनाए होंगे। हाँ, कई कानून बनाए या उनमें बदलाव किए, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आया, जो झगड़ों को निपटाने की मशीनरी तय करता है। 1949 में लेबर रिलेशंस बिल और ट्रेड यूनियंस बिल भी पेश किए गए, हालांकि वो पास नहीं हो पाए। अच्छा। आजादी के बाद कई और नई ट्रेड यूनियनें भी बनी और ज्यादातर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गईं। अफिलिएटेड यूनियंस जैसे कांग्रेस की INTUC पहले से थी, सोशलिस्टों की HMS बनी, कम्युनिस्टों की AITUC थी ही, बाद में CPIM की CITU बनी और फिर जनसंघ, बाद में BJP से जुड़ी भारतीय मजदूर संघ BMS बनी। शिवसेना ने अपनी भारतीय कामगार सेना बनाई। ये सिलसिला चलता रहा, हर पार्टी की अपनी यूनियन। मतलब यूनियनों का राजनीतिकरण हो गया। काफी हद तक आजादी के साथ संघर्ष के दुश्मन भी बदल गए। पहले मुख्य दुश्मन साम्राज्यवाद था, अब लड़ाई देश के ही जमींदारों और पूंजीपतियों के खिलाफ हो गई, तो संघर्ष के मुद्दे और तरीके भी बदले। युद्ध के तुरंत बाद के कुछ सालों में तो शायद माहौल ठीक रहा होगा। हाँ, कुछ समय के लिए, जब देश नवनिर्माण में लगा था, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ीं, मजदूरों को कुछ बेहतर वेतन और सुविधाएं भी मिली, एक माहौल बना कि शायद अब क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष पुराना पड़ जाएगा, सब मिलकर देश बनाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये उम्मीद ज्यादा दिन नहीं चली। 1960s और 70s के दशक में फिर से आर्थिक मुश्किलें आईं। विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी का असर यहाँ भी दिखा। मजदूरों का जीवन स्तर गिरने लगा। उद्योगों ने फिर से लागत कम करने के नाम पर छटनी शुरू कर दी। फिर से छटनी? हाँ, और एक नया ट्रेंड दिखा। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा और कैजुअल लेबर यानी अस्थायी या ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर। बिल्कुल। कंपनी आप सीधे भर्ती करने की बजाय ठेकेदारों से मजदूर लेने लगी।
इसी दौर में महिला मजदूरों की संख्या भी बढ़ी, खासकर कम कुशलता वाले कामों में, क्यों? क्योंकि उन्हें अक्सर पार्ट टाइम और कम वेतन वाली नौकरियों के लिए ज्यादा सूटेबल माना जाता था और उन्हें संगठित करना भी मुश्किल था मालिकों के लिए। ये तो शोषण का एक और तरीका हुआ। हाँ, फिर 1970s के दशक में एक और दिलचस्प मोड़ आया। कुछ ऐसे मजदूर नेताओं और संगठनों का उदय हुआ जो किसी स्थापित राजनीतिक दल से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं थे, जिन्हें अराजनीतिक एपॉलिटिकल नेतृत्व कहा गया। अभी पॉलिटिकल लीडरशिप, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण थे, जैसा सोर्सेज इशारा करते हैं। एक तो जो बड़ी स्थापित ट्रेड यूनियनें थीं, वो बहुत ज्यादा राजनीतिक दलों के नियंत्रण में आ गई थीं और उनकी आपसी खींचतान और कठोर राजनीति से आम मजदूरों में असंतोष था। मतलब मजदूरों को लगता था कि यूनियनें उनकी बात नहीं कर रही। हाँ, लगता था कि यूनियनें मजदूरों के मुद्दे उठाने के बजाय पार्टियों की राजनीति कर रही हैं। दूसरा, आज़ादी के बाद जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हुई थीं, उससे भी एक निराशा का भाव था। इसी माहौल में कुछ ऐसे नेता उभरे जिन्होंने मजदूरों के रोजमर्रा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और पार्टियों से दूरी बनाए रखी। अच्छा, कौन थे ऐसे नेता? जैसे बॉम्बे में दत्ता सामंत का नाम बहुत बड़ा था, जिन्होंने टेक्सटाइल मजदूरों की लंबी हड़ताल का नेतृत्व किया। हाँ, दत्ता सामंत का नाम सुना है। बिहार, अब झारखंड में ए.के. रॉय ने कोयला खदान मजदूरों के लिए संघर्ष किया। मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ में शंकर गुहा नियोगी ने दल्ली राजहारा के खदान मजदूरों को संगठित किया। शंकर गुहा नियोगी। हाँ, और उन्होंने सिर्फ मजदूरी ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी काम किया। महिलाओं के बीच भी ऐसे संगठन उभरे, जैसे चेन्नई में वर्किंग विमेंस फोरम WWF और गुजरात में इला भट्ट द्वारा स्थापित सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन सेवा। सेवा तो काफी मशहूर है। हाँ, जिसने स्वरोजगार में लगी गरीब महिलाओं जैसे सब्जी बेचने वाली, घर में सिलाई करने वाली को संगठित किया। तो इन नए नेताओं और संगठनों की खासियत क्या थी? ये ज्यादा इंडिपेंडेंट थे, किसी पार्टी के पिछलग्गू नहीं थे। इनका ढांचा भी अक्सर कम हायरार्किकल यानी कम ऊंच नीच वाला और कम ब्यूरोक्रेटिक यानी कम दफ्तरशाही वाला था। ये जमीनी स्तर पर मजदूरों से ज्यादा जुड़े हुए थे। लेकिन ये एस्टैब्लिश्ड यूनियंस का विकल्प बन पाए? पूरी तरह से नहीं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये स्थापित ट्रेड यूनियनों का पूरी तरह से विकल्प नहीं बन पाए, बल्कि उनके साथ या उनसे अलग काम करते रहे। आजादी के बाद की कुछ बड़ी हड़तालों का जिक्र करें तो 1974 की रेलवे हड़ताल बहुत अहम मानी जाती है। ये एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता शामिल थे। हाँ, रेलवे हड़ताल। कांग्रेस से जुड़ी INTUC को छोड़कर लगभग सभी यूनियनें इसमें शामिल थीं। पूरे देश में रेल का चक्का जाम हो गया था। सरकार ने इसे बहुत सख्ती से कुचला था। और बॉम्बे टेक्सटाइल हड़ताल? हाँ, 1982-83 की बॉम्बे टेक्सटाइल हड़ताल, जिसका नेतृत्व दत्ता सामंत कर रहे थे। ये शायद भारत के इतिहास की सबसे लंबी हड़तालों में से एक थी। करीब 1.5 साल चली। 1.5 साल? हाँ, लाखों मजदूर इसमें शामिल थे। इस हड़ताल ने मुंबई की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया था और इसका अंत मजदूरों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। कई मिलें बंद हो गईं। इसे देश के श्रमिक वर्ग आंदोलन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने पर ज्यादा हो गया। हाँ, ये टर्म तो बहुत सुनते हैं। बिल्कुल। इस माहौल में ट्रेड यूनियनों और मजदूरों की हड़ताल या एजिटेशन को अक्सर विकास में बाधा और इंडस्ट्रियल माहौल के लिए खतरे के रूप में देखा जाने लगा। मतलब यूनियंस को एंटी डेवलपमेंट माना जाने लगा? कुछ हद तक हाँ। सरकारों ने भी कोशिश की कि हड़तालें कम हो, श्रम कानूनों को लचीला बनाया जाए ताकि कंपनियां आसानी से हायर और फायर कर सके। मजदूरों की मोलभाव करने की शक्ति यानी बार्गेनिंग पावर कम हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज भारत में वर्किंग क्लास आंदोलन कमजोर पड़ गया है? इसकी राह में क्या रुकावटें हैं? कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? कुछ गंभीर चुनौतियां तो हैं। जैसे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जैसे विद्वानों का तर्क है कि भारत में जो संगठित श्रमिक वर्ग है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला, हाँ, यानी वो मजदूर जो यूनियनों के सदस्य हैं, खासकर सरकारी या बड़ी कंपनियों में, वो कुल कामकाजी आबादी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाँ, ज्यादातर लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। बिल्कुल, जहां यूनियनें हैं ही नहीं या बहुत कमजोर हैं। इसलिए उनके मुताबिक भारत में उस तरह की वर्ग राजनीति, क्लास पॉलिटिक्स नहीं पनप पाई
जैसी शायद यूरोप में दिखी, बल्कि यहाँ मध्यमार्गी राजनीति, सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स हावी है, जो किसी एक वर्ग के बजाय सभी को खुश रखने की कोशिश करती है। सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स, और एक बहुत बड़ी चुनौती आज के दौर में है पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उभार। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। खासकर पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि लोग अपने आर्थिक हितों से ज्यादा अपनी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की पहचान को लेकर ज्यादा गोलबंद हो रहे हैं। इसका असर मजदूर आंदोलन पर भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। होता ये है कि एक ही फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपने साझा मुद्दों पर एकजुट होने के बजाय अपनी जाति या धर्म के खेमों में बट जाते हैं। जाहिर है, इससे यूनियनों की ताकत कमजोर होती है, यूनिटी खत्म हो जाती है। हाँ, ये तो एकता के लिए खतरा है। बिल्कुल। और ग्लोबलाइजेशन ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। जब पूंजी दुनिया में कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है, तो वो वहीं जाएगी जहां लेबर सस्ता और कंप्लायंट हो। मतलब जहां मजदूर ज्यादा विरोध ना करें। हाँ, इससे देशों और यहाँ तक कि राज्यों के बीच भी लेबर स्टैंडर्ड्स को कम रखने की होड़ लग जाती है। रेस टू द बॉटम जिसे कहते हैं। रेस टू द बॉटम। हाँ, बाजार को ज्यादा महत्व देने और राज्य की कल्याणकारी भूमिका को कम करने की नीति ने भी श्रमिक वर्गों के मुद्दों को हाशिए पर धकेल दिया है। अब फोकस प्रॉफिट और कंपेटिटिवनेस पर ज्यादा है, वर्कर्स के राइट्स पर कम। 2002 में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर बना था, अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में। उसकी कुछ फाइंडिंग्स भी काफी सोचने वाली हैं। हाँ, उस आयोग ने पाया कि ट्रेड यूनियनें अब अक्सर हड़ताल करने से हिचकिचाती हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है कि मैनेजमेंट कई हड़ताल के बहाने फैक्ट्री ही बंद ना कर दे, जिससे सबकी नौकरी चली जाएगी। जॉब इनसिक्योरिटी का डर। अच्छा। जो सर्विस सेक्टर के कर्मचारी हैं, जैसे आईटी, बीपीओ, रिटेल वगैरह में, वो महसूस करते हैं कि वो पारंपरिक ट्रेड यूनियन के दायरे से बाहर हैं और उनकी दिलचस्पी भी यूनियन गतिविधियों में कम हो रही है। उनकी एस्पिरेशंस, उनके काम करने का तरीका अलग है। हाँ, ये तो दिखता है। आयोग ने ये भी देखा कि अब बड़े झगड़ों को अक्सर बायपार्टाइट लेवल पर, यानी मैनेजमेंट और यूनियन के बीच सीधी बातचीत से सुलझाने का चलन बढ़ रहा है, कोर्ट कचहरी या हड़ताल तक जाने की बजाय। अच्छा, बातचीत से हल निकालने की कोशिश। हाँ, और मांगों का कैरेक्टर भी बदल रहा है। अब यूनियनें पहले की तरह ज्यादा वेतन, भत्ते या सुविधाओं की मांग करने के बजाय जॉब सिक्योरिटी, यानी नौकरी बची रहे, इस पर ज्यादा जोर देती हैं। मतलब प्रायोरिटीज बदल गई है। हाँ, कुछ यूनियनें तो यहां तक कि नौकरी बचाने के बदले वेतन में कटौती, वेज कट्स, या वेतन वृद्धि पर रोक, वेज फ्रीजेस जैसी शर्तें मानने को भी तैयार हो जाती हैं। ये मजदूर आंदोलन की बदलती प्राथमिकता और शायद कमजोर होती स्थिति का भी संकेत है। ये चिंताजनक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने श्रमिकों के लिए कुछ किया ही नहीं या कर नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजादी के बाद से लगातार कोशिशें हुई हैं। संविधान में ही मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा देते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने और उनके लिए जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। और कानून भी तो बने हैं। हाँ, कई कानून भी बने हैं जो मजदूरों को सुरक्षा देते हैं, जैसे वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट, अब एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट है, जो काम के दौरान चोट लगने पर मुआवजे का प्रावधान करता है। फैक्ट्रीज एक्ट है, जो काम के घंटे, सुरक्षा, स्वास्थ्य के मानक तय करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी है। हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट झगड़े निपटाने के लिए है। मिनिमम वेजेस एक्ट न्यूनतम मजदूरी तय करता है। महिलाओं के लिए अलग से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, जो समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। कारखानों और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर रोक है। तो कानूनी ढांचा तो है। हाँ, ढांचा है, सवाल उसके इम्प्लीमेंटेशन का ज्यादा है। और अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी विशेष कानून या प्रावधान है, जैसे बागान मजदूरों के लिए, खदान मजदूरों के लिए, निर्माण मजदूरों के लिए। और सरकारी योजनाएं भी हैं, वेलफेयर स्कीम्स। हाँ, सरकार कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाती है, जिनमें बीमा योजनाएं जैसे ESIC, आवास योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे पेंशन शामिल हैं। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास और माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की भी कोशिशें हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए भी कुछ हुआ है। हाँ, असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों की समस्याओं को देखने के लिए
एक राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर NCEUS भी बनाया गया था अर्जुन सेनगुप्ता की ही अध्यक्षता में, जिसने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। और एनजीओस का क्या रोल है इसमें? गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई NGOs मजदूरों, खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच काम करते हैं, उन्हें संगठित करने, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने। मतलब अवेयरनेस फैलाने में मदद करते हैं। हाँ, जागरूकता फैलाने, उन्हें कानूनी मदद दिलाने या उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वे अक्सर फैसिलिटेटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह काम करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो वर्किंग क्लास की कहानी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो वर्किंग क्लास का जन्म पूंजीवादी उत्पादन संबंधों कैपिटलिस्ट रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से हुआ, जो औद्योगिक क्रांति के साथ दुनिया भर में फैले। हाँ, इस व्यवस्था में मजदूरों के पास अपनी श्रम शक्ति बेचने के अलावा जीने का कोई साधन नहीं होता। दूसरी तरफ पूंजीपति होते हैं, जिनके पास उत्पादन के साधनों, जमीन, फैक्ट्री, मशीन का मालिकाना हक होता है, और वो मजदूरों द्वारा पैदा किए गए अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू को मुनाफे के रूप में हड़प लेते हैं। ये इस रिश्ते का मूल आधार है। ये तो हुआ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, लेकिन जैसा हमने चर्चा में देखा, वर्किंग क्लास कोई एकसार इकाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जटिल, विरोधाभासों से भरी हुई और लगातार बदलती रहने वाली सच्चाई है। वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस, यानी अपने वर्ग के हितों को लेकर जागरूकता और उसके लिए एकजुट होना, ये कॉन्सेप्ट भी वर्किंग क्लास के संदर्भ में बहुत स्लिपरी है, बहुत पेचीदा है। स्लिपरी जी। कैसे? कभी लगता है वर्किंग क्लास खत्म हो रही है, सिकुड़ रही है, सब मिडिल क्लास बन रहे हैं। कभी लगता है कि कुछ अमीरों को छोड़कर बाकी सब वर्किंग क्लास ही हैं। ये परिभाषाएं बदलती रहती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्किंग क्लास अपनी खास विशेषताओं, अपनी खास चुनौतियों के साथ आज भी मौजूद है। हाँ, उसका स्वरूप बदल रहा है। और भारत में स्थिति और भी ज्यादा जटिल है, जैसा हमने बात की। हाँ, भारत में स्थिति और भी ज्यादा जटिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रिटिश पूंजी का जबरदस्ती प्रवेश हुआ, जिसने पुराने ढांचे को तोड़ा। यहाँ आज भी उत्पादन के कई तरह के संबंध एक साथ मौजूद हैं। कहीं पूरी तरह पूंजीवादी है, कहीं आधा अधूरा सामंती है, कहीं ठेकेदारी है, सब कुछ मिक्स्ड है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ श्रमिक वर्ग की पहचान सिर्फ उसके वर्ग से नहीं, बल्कि उसकी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र जैसी आदिम विशेषताओं से भी जुड़ी है। और अक्सर ये पहचानें वर्ग की पहचान पर हावी हो जाती हैं। मतलब क्लास आइडेंटिटी से ज्यादा कास्ट या रिलीजियस आइडेंटिटी हावी हो जाती है। हाँ, अक्सर। ये भारतीय वर्किंग क्लास की लामबंदी के रास्ते में एक बड़ी और निरंतर चुनौती रही है। बिल्कुल। वर्किंग क्लास के बनने, बढ़ने और उसके संघर्षों पर देश और दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का गहरा असर पड़ा है। चाहे वो विश्व युद्ध हो, महामंदी हो, आज़ादी की लड़ाई हो, शीत युद्ध हो या फिर उदारीकरण और वैश्वीकरण का मौजूदा दौर हो। हर बड़ी घटना का असर दिखता है। हाँ, भविष्य में इस विषय पर कोई भी समझ बनाने के लिए इन सभी परतों और जटिलताओं को ध्यान में रखना होगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये लगातार लिखी जा रही है। सही कहा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on working class structure, growth, class mobilization. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद, जय हिंद।